आज सवाल भी लगाएंगे फ्रेंड्स। आज आपका एसेंशियली स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन जब कर लेंगे ना, तब 40 मिनट सवाल लगाएंगे और 8:30 बजे जाइए डिनर कीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग सबमिट किया पता नहीं, पूछता हूं जाके, अभी मैं जाके पूछता हूं। ठीक है, मैं देखता हूं। चलिए हमको पहले ये बता दीजिए, फिनिश कर लेते हैं अपना क्रिटिसिज्म्स ऑफ सीआरजी 2019। कल हमने एकदम डिटेल में समझाना उसको, हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, कहां पे घटाया, कहां पे बढ़ाया। मैंने आपको हिंट भी दिया कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे आपने कम कर दिया। करेक्ट, तो 2-3 हमको लिख के बताओ ना थोड़ा। हां, 8:30 बजे आपको पक्का छोड़ देंगे 100%। सीसा की इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। असद भाई बताएंगे, अभी तो ज्योग्राफी क्लास है, ज्योग्राफी बोलते हैं, एनवायरमेंट क्लास है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 मिनट रुक जाओ बस, 3 मिनट में क्या होने वाला है। वन रूल फॉर ऑल एक्सेप्ट अंडमान निकोबार, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म सेम है। करेक्ट, शिवांग सेम है। नो इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्क्रीन इज टू ब्राइट, अरे वो व्हाइट है ना, वो ठीक हो जाएगा। गाइस हमको बताओ, कल हमने डिटेल में किया बाय द वे कोस्टल रेगुलेशन जोन। मैं पता कल क्लास के बाद जाके फिर वापस से आपका क्लास का देख रहा था, एंड आई जस्ट थॉट कि क्रिटिसिज्म भी कर डालना चाहिए, तो क्या जा रहा है 5 मिनट का था। बताइए, नो कंसीडरेशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। पहले तो एक चीज बताओ गाइस, क्या हमने पहला सबसे पहला पॉइंट जो आई थिंक एक स्टूडेंट ने भी मुझे लिख के भेजा है, मैं उन स्टूडेंट को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, उनके चलते एक फेयर क्रिटिसिज्म उन्होंने पकड़ा। अमन ने एक सवाल भेजा था कि सर सीआरजी में हम डिफेंस एटॉमिक को परमिशन क्यों दे रहे हैं, कैलेमिटी होने पे रिसोर्सेज नुकसान नहीं होगा क्या हमारा। अमन जो आपने लिखा है ना वो फेयर क्रिटिसिज्म है, समझ रहे हो। तो ये जो एग्जेम्पशन हमने दे दिया है एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को हो या आपके जो भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स सागरमाला भारतमाला, वो सीआरजी के रिस्पांसिबिलिटी से मुक्त है। ये फेयर क्रिटिसिज्म बनता है। ठीक है, इवन दो ऑन द अदर हैंड यू विल आल्सो से, आप साथ ही साथ ये भी कहोगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तो इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ एन एनवायरमेंट टीचर और स्टूडेंट, ये तो अग्री करोगे कि ये हार्मफुल एनवायरमेंट के लिए। तो अमन का जो वो था ना वो बहुत फेयर पॉइंट था, तो ये पहला हम लोग लिखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं आज। रुकिए, अरे अटक गया। हां, लेट्स राइट दिस फर्स्ट। नंबर 1, एग्जेम्पशन टू फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। करेक्ट, इससे क्या होगा, इस एग्जेम्पशन देने से, चलिए आपके नेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो इंपेरेटिव है, पर क्या मैं कह सकता हूं कि कोस्टल स्ट्रेस बढ़ेगा मेरा वो सब एरियाज में, स्ट्रेस ऑन द कोस्टल रीजंस बढ़ेगा फ्रेंड्स, हमको बताइए। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या लिख सकते हो, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। एग्जांपल के तौर पे आप लिख लीजिए वहां पे भारतमाला, सागरमाला, भारतमाला। अब ये कौन से क्या प्रोजेक्ट्स हैं ये आपको तो मैं ऑब्वियसली पॉलिसी की क्लास में पढ़ाऊंगा अगर मौका मिला हम दोनों को तो। ठीक है, भारतमाला, सागरमाला या एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिख लीजिए वहां पे, एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये कर डालते हैं, 2 मिनट का काम है, उसके बाद तो बस स्पीशीज देखना है, स्पीशीज तो बहुत आसान है। नंबर 2, लेट्स गो फ्रेंड्स, बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। मैं देख रहा हूं आपका, यस मैसेज में देख रहा हूं, हमयंती, हाय मायंती। सर सपोर्ट टीम कॉल क्यों नहीं उठाती, मुझे कोई आइडिया नहीं, बस सीरियसली बता रहा हूं मैं, एक्चुअली मैं यहां पे मैं इसका रिस्पांसिबल हूं, आई रियली नो आइडिया। आकाशदीप दैट इज जस्ट वन एग्जांपल, जानते हो इसका क्या एग्जांपल है जो आप कह रहे हो वो बहुत फेयर एग्जांपल है, पर वो सिर्फ व्हीलर आइलैंड के लिए होता है। अब आप सोचिए आपका चेन्नई पोर्ट बन रहा है, एन्नोर पोर्ट बन रहा है, जो नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड अपना, वेस्टर्न सीबोर्ड अपना, इतना सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है। करेक्ट, सारे तो नहीं रुक रहे, तो सिर्फ एक एग्जांपल है हमारा अब्दुल कलाम आइलैंड वाला, जो कि अपना लॉन्च फैसिलिटी कुछ दिन के लिए बंद कर देता है ताकि हमारा वो हैचिंग प्रोसेस ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल हो पाए, वो एक एग्जांपल। आप मेरे एग्जांपल क्यों नहीं देते, क्योंकि मेरे दो ही आके क्या करूंगा। आप क्वेश्चन पूछो, चलो ये आंसर बताओ। अरे मेरे को इतना डाउट मत पूछो, मैंने जो डाउट पूछा उसका आंसर दो पहले। डाउट रेजोल्यूशन क्लास चलो एक दिन कर देंगे आपका, आप लोग का बहुत डाउट है, विल सॉल्व इट ऑल डन। अभी मेरा डाउट का सवाल बताओ, आपके जितने डाउट है एक दिन सारा दिन 3 घंटे बैठ के वही करेंगे, बताइए। मोर साइक्लोन्स अफेक्टिंग द कोस्ट लाइंस, संडे खराब नहीं करेंगे, हो गया। अभी आज करेंगे महिमा एमसीक्यूज थोड़ी देर में। साइड प्लीज, सॉरी कैन आई से दिस गाइस, ये देखो, मोर रिस्क टू कोस्टल पॉपुलेशन, क्या मैं ये कह सकता हूं, हमको बताइए। एक साइड पे आप कहते हो कि सी लेवल राइज हो रहा है, और एक साइड पे 2061 से कम का जहां पे आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे आपने कर दिया है 50 मीटर, दूसरी जगह आपका है 200 मीटर। रिगार्डलेस ऑफ 200 मीटर या 50 मीटर, क्या दोनों पार्टी थ्रेट पे है? क्या ये पॉलिसी सस्टेनेबल है अगले 30-40 साल के लिए, जहां पे क्या आप देख रहे हो कि सी लेवल राइज हर साल थोड़ा थोड़ा हो रहा है। करेक्ट, तो यहां लिखिए, एकदम कॉमन सेंस से जोड़ो गाइस, मैं बता रहा हूं पॉलिसी समझने का सबसे बेस्ट तरीका अपने आप उस जगह रख के सोचिए। ठीक है, तो यहां पे लिखिए एनहांस्ड रिस्क फॉर इनहैबिटेंट्स, लिखिए प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं हम, स्वच्छ बोर्ड अभियान। ओके, providing housing facilities at just 50 meters from the coastline, at just 50 meters from the coast, exposes the public to adverse effects of climate change and sea level rise. क्या बात है, adverse effects of climate change and sea level rise। मेरा हैंडराइटिंग खराब है गाइस, मेरे को काफी लोगों ने आप लोगों ने बताया मैं क्या करूं अभी इस चेंज तो नहीं हो रहा सी लेवल राइज, इसलिए मैं बड़े बड़े लिखने की कोशिश करता हूं। प्रोवाइडिंग हाउसिंग फैसिलिटीज, इससे भी आपका रिस्क बढ़ेगा, रिस्क इससे भी बढ़ रहा है, क्रिटिसिज्म हो गया भाई। मोर टूरिज्म, करेक्ट निधि, गुड आंसर। टूरिज्म करेक्ट अनन्या, बढ़िया बढ़िया, वो भी लिखते हैं अभी, चलिए गुड। लिखिए तो नंबर 3, इंक्रीज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन, इंक्रीज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब ह्यूमन काइंड के द्वारा किया गया इंटरवेंशन। अब देखो सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा इको टूरिज्म, ओके, ये होगा सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा। आपका क्रिटिसिज्म में जब आप क्रिटिसाइज करने के लिए जाओगे, अगर आपको मैं बोलता ना सपोर्ट करने के लिए, तो आप ये शब्द का यूज करते हैं। अगर आपको क्रिटिसाइज करने बोलूंगा ना तो आप लिखोगे अनसस्टेनेबल टूरिज्म, लिखिए थ्रू अनसस्टेनेबल टूरिज्म, जो कि अभी हम देख रहे हैं, फोटो आ रहे हैं ना उधर मनाली के, हाँ वो वही है, वो सुबह का 8 बजे का चेक इन है तो उसको बोलो मैं रात में 8 बजे तक आता हूँ, वही अनसस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, इंक्रीज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरवेंशन थ्रू अनसस्टेनेबल टूरिज्म, इससे भी क्या होगा, देखिए मेरा पोल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है, वेस्ट ज्यादा होगा, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, इवेंचुअली इक्वल्स टू रिस्क ज्यादा होगा। हो गया भाई क्रिटिसिज्म। सर आर वी डूइंग पीवाईक्यू करेंगे रविंद्र,
अभी बस ये फिनिश कर लेते हैं। आपका 5-6 स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन है। एलिफेंट टाइगर तो हमने डिटेल में किया है, बाकी वो हांगुल वंगुल वो सब कर लेते हैं। कश्मीर स्टैग, मस्क, डियर, ये वो इजी एनिमल्स है। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा, घड़ियाल, मगर वो सब कर डालेंगे। वो 1 घंटा लगेगा। उसके बाद सवाल लगाओ, 15-20 सवाल है, उसके बाद घर जाओ। कल से आपका क्लाइमेट शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट बाय द वे एक अनाउंसमेंट कर दूं मैं, प्रीवियस स्लाइड लिख लीजिए। एक अनाउंसमेंट मैं कर दे रहा हूं। तो आज सुबह मेरे आपके कोर्स डायरेक्टर जो है उनके साथ फुल डिटेल में वार्तालाप हुई और इवेंचुअली इट हैज बीन डिसाइडेड कि जनवरी द 4th ऑफ जनवरी आपका एनवायरनमेंट रैप होगा, डन, विद पीवाईक्यूज, विद एमसीक्यूज, विद व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर दिस। क्लाइमेट हमारा पूरा बचा है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वो सब सारा देखेंगे। और 2-3 मेंस क्वेश्चन से हम 2-3 चीज समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैंने जानबूझ के अभी तक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट नहीं किया, उसको अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे समझना है, पर उसको मेंस क्वेश्चन के तरीके से समझेंगे। दैट विल हैपन नेक्स्ट वीक। ओके, सो जनवरी द 4th विल बी द लास्ट क्लास दैट यू पीपल हैव विद मी। बिफोर दैट इट विल ऑल बी डन। कोर्स डायरेक्टर कौन है आपके हैं यहाँ पे? आप मेंटर को बोलिए, वो कनेक्ट कर देंगे। मेंटर जो है आपके गो टू पॉइंट पर्सन है वो, तो उनके इंस्ट्रक्शन के बाद दिस हैज बीन डिसाइडेड। ओके, व्हिच इज मोर देन एनफ टाइम, बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट बताइए फ्रेंड्स, नंबर 4 नंबर ह्यूमन जियो आप करेंगे, जियो ज्योग्राफी क्यों कराऊंगा मैं तो एनवायरनमेंट का। जब ज्योग्राफी की क्लास में आएंगे तो ऑब्वियसली मैं ह्यूमन ज्योग्राफी का पूरा 4-5 क्लासेस चलता है फ्रेंड्स। चलिए और बताइए, बताओ इतना कुछ काम हो रहा है मेरे कोर्स पे। हाँ, इतना लंबा कोर्स है मेरा। हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है। हाँ, ऊपर से इधर से भी स्ट्रेस है, इधर से भी स्ट्रेस है। समझ लो फ्रेंड्स, अंदर से हम लोग स्ट्रेस मार रहे हैं, बाहर से क्लाइमेट चेंज स्ट्रेस मार रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा जो 7500 किलोमीटर का मेरा कोस्ट लाइन है, वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस, ये जो हमने लिखा ना वहाँ पे रिस्क या स्ट्रेस, उसके चलते क्या होगा? क्या मेरा कोस्टल इरोजन ज्यादा होगा? ऐसा सोचो। बाहर से सी लेवल आ रहा है आपका, हाँ, आपका हर बार वेव्स आके थोड़ा लेके जा रहे हैं। अंदर से आप यहाँ पे लकड़ी काट रहे हो, टूरिस्ट जाके वहाँ लेस फेंक रहे हैं, हाँ, आप अपने वाटर बंद कर रहे हो, सब पूरा भसड़ बचा हुआ फुल टाइम। एंड में क्या होने वाला है? हमारा कोस्टल इरोजन ज्यादा होगा शुरू। तो लिखिए उधर, देखो कैसे अ से अलंकार जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, समझ रहे हो? ऐसा कोई ये नहीं है ना, क्रिटिसिज्म निकालना कोई भारी बात नहीं होता है, पर आपको बस टॉपिक आना चाहिए। नहीं तो फिर वो क्या निकालोगे क्रिटिसिज्म? लिखिए इंक्रीज्ड कोस्टल स्ट्रेस लीड्स टू हाई डिग्री ऑफ कोस्टल इरोजन, हाई डिग्री ऑफ कोस्टल इरोजन। लो भाई, मेरा सीआरसी रूल यहाँ पे भी फेल कर रहा है, कोस्टल इरोजन। अब यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1, इसका एक एटलस रिलीज हुआ था बाय द वे, एटलस रिलीज हुआ था। एक मिनट फ्रेंड्स, 1 सेकंड, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नेशनल वैज्ञानिक, 1 सेकंड, एक काम करिएगा गाइस, एक काम करो आप लोग सारे के सारे, अगर जो लोग लैपटॉप या आईपैड वाईपैड लेके बैठे हो, एक वेबसाइट खोलो, NATMO, नेटमो खुला क्या? हाँ, ये वेबसाइट खोलिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, ईपीए भी करेंगे उसी के साथ, क्वेश्चन के साथ ही वो। ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप में से आधे लोग जो अटेंड भी करके आएंगे कभी इस वेबसाइट का ना सुने होंगे ना खोले होंगे। ये नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जाके आपको 2-3 एटलसेस देखनी है। एक बायोडायवर्सिटी एटलस निकालता है और एक इंडियन ओशन का एटलस निकालता है। नो प्रॉब्लम, मोबाइल में नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, ये भी फॉलो करिए आप। वो एटलस जो है, 2 एटलस आपको निकालने हैं यहाँ से, एक होता है बायोडायवर्सिटी एटलस और एक होता है इंडियन ओशन का एटलस। अरे भाई चल जाओ, ठीक है, एक बायोडायवर्सिटी का और एक है आपका इंडियन ओशन का एटलस। ये वाला जो सेकंड वाला है, ये ज्योग्राफी के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे इंडियन ओशन रीजन के बारे में। अभी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो सारा मत्स्ययान प्रोजेक्ट जो अपना, ठीक है, समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो दिस इज एसेंशियली फॉर ज्योग्राफी। However, if you can access the biodiversity atlas from there, आपको थोड़ा फायदे में हो गया। इजी तरीके से समझाया। एक और एटलस है कल्चर ऑफ एटलस ऑफ इंडिया। अगर आपके कल्चर के फैकल्टी कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है तो जरूर देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था पढ़ने में, जबकि मुझे वैसे खासा कल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी आई एंजॉयड रीडिंग इट, ठीक है। तो नेटनो का ये पर्टिकुलर एटलस अगर आप एक्सेस कर सकते हो करो, नहीं तो हम ये एटलस अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे आज, एटलीस्ट मैं ये वाला डाल दूंगा, इंडियन ओशन वाला। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। स्वच्छ भारत, स्वच्छ बोर्ड, चलो आगे बढ़ो। हाय भाई, कहाँ थे हम? एटलस, चलिए इंक्रीज कोस्टल इरोजन यहाँ पे लिखते हैं, इंक्रीज कोस्टल इरोजन, शोर लाइन चेंज एटलस, शोर लाइन चेंज एटलस, ये पब्लिश करता है सेंट्रल वाटर कमीशन, इंडस वाटर ट्रीटी वाला सेंट्रल वाटर कमीशन। ओके, शोर लाइन चेंज एटलस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, आपको फिगर्स याद ही रखना है, पर बेसिक क्या लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एटलस इंडिया हैज लॉस्ट, देख लो हमारा डेटा भी वही बता रहा है फ्रेंड्स, लिख लीजिए यहाँ पे, इंडिया हैज लॉस्ट 45% ऑफ इट्स कोस्ट इन 17 साल। इंडिया हैज लॉस्ट 45% ऑफ कोस्ट इन लास्ट 2017, 5 से जोड़िए तो 17 साल, 17-18 साल, 17 ईयर्स। आप समझ रहे हो? अब हमको बताइए, आपका डेटा आपको कह रहा है कि आपका करंट पॉलिसी इनसफिशिएंट है, नहीं तो 45% ऑफ द कोस्ट मेरा नहीं होता, और उसके बाद भी जो पॉलिसी आया है वो पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा है, बाकी भले जो भी कर रहा हूं। सेंट्रल वाटर कमीशन फ्रेंड्स, COMMISSION, सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू कोस्टल इरोजन, लिखिए यहाँ पे। अब हमको बताओ, इज माय CRC रूल 2019 सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? ना भाई, दूर दूर तक नहीं। गेटिंग इट? ओके, नंबर 5 लिखिए, 6 लिखेंगे अपन टोटल, काफी है, मोर देन इनफ। नंबर 5, फेलियर टू एस्टैब्लिश, and you will use this term my friends, carrying capacity of coastal stretches, carrying capacity। अब आपको पता है carrying capacity क्या होता है, failure to establish carrying capacity of coastal stretches। आपने रिसर्च ही नहीं किया, किस एरिया का कितना भैया वो कर पाएगा वही नहीं पता है, बस किसी ज्ञानी आदमी ने निकाल दिया रूल्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिखिए, EIA of individual projects must be mandatorily done to mitigate losses। Number 6, non-consultative, non-participatory approach of drafting
रूल्स एंड रेगुलेशंस। कौन सा कमिटी था फ्रेंड्स जिसने सीआरजी का रूल बताया था? हाँ, कुछ अनिल कपूर का मूवी का नाम था ना उसमें। कौन सा कमिटी था वो? EIA होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये हम करेंगे वैसे, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। कौन सा वर्ड वो मेरे को वो बता दो ना प्लीज जल्दी से। कौन सा कमिटी था वो? क्या नायक? पुकार कमेटी। तुम तो अलग लेवल पे चले गए हो अमलान। शैलेश नायक, लिखिए ना, शैलेश नायक कमेटी फेल्ड टू एंगेज इन मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। आप अगर देखोगे न्यूज़ आर्टिकल्स खोलना शुरू करोगे ना, तो देखोगे इसको भर के दिया है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। इन्होंने क्या किया? ये गए बस महाराष्ट्र सरकार या जो भी पर्टिकुलर सरकार है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग हुआ, सिविल सोसाइटी ऑन द ग्राउंड, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, किसी के साथ एंगेज नहीं किया गया। इसलिए आप देखोगे कि काफी जगह इस कमेटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। रिकमेंडेशंस वर होली रिजेक्टेड, इवन दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ, दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म कि आपने लोकल लेवल जो एक नॉलेज था उसका यूज नहीं किया। साइड प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, लिखिए लिखिए। और इसी का अर्थ है, इसी का रीजन है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, आज के टाइम आप जाके जब news.google खोलोगे, news.google खोलो भाई, और जाके यहाँ सर्च करोगे CRZ 2019, तो देखोगे कि कितने कोर्ट केसेस हो चुके हैं। क्यों होने थे? क्योंकि भाई जिसने ड्राफ्ट किया वो थोड़ा सा कम बुद्धि का था। देखो देखो, पहले मामला देखो गाइस, अब आर्टिकल आप समझ पाओगे। अब देख लो, हाँ, क्यों जाके एनजीटी में ये केस गया? क्योंकि द क्रिटिसिज्म जो है, आपने पहले तो एंगेज नहीं किया स्टेक होल्डर के साथ, उसके बाद जहां कॉमन सेंस कहता है कि लोग ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा रखो, वहां कम कर दिया। ठीक है, आपने एट द सेम टाइम एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड कर दी। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी एक चीज होता है, वो इंक्लूडेड नहीं था। तो आज के टाइम पे ये देखिए, कोर्ट केस चल रहे हैं। इसमें कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे ना तो आपको पूरा समझेगा। और अगर शैलेश नायक कमेटी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना उनको सुनाया गया था, वो जहां भी गए थे। आई एम नॉट श्योर वो जेंटलमैन कौन है, क्या है, मेरे को तो टॉपिक पता है, शैलेश का नाम नहीं आया ठीक से। शैलेश, यस, ये कोई और शैलेश नायक खुल गए शायद, कोई बात नहीं, सर्च करना आप लोग। ठीक है, माय जॉब इज टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लिखिए, जो लोग लिख रहे थे कंटिन्यू करिए प्लीज। अब जाके पढ़ो कोई भी सीआरजी 2019 का आर्टिकल, एनजीटी के में क्या प्ली फाइल हुआ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। गॉट इट फ्रेंड्स? नंबर 4 देखना है, ओके, देखिए देखिए। शोर लाइन चेंज एटलस, ये एटलस आप याद रखेंगे, कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए, मैंने आपको बात काफी कुछ बता दी। ठीक है, तो ये भारत सरकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रहा है कि 45% ऑफ पोस्ट आपके गायब हो गए बिकॉज़ ऑफ कोस्टल इरोजन। क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? ठीक है, चलो, नाउ दैट दिस इज डन, दिस कंप्लीट्स योर कोस्टल रेगुलेशन जोन। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन इज स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन। किसी का सवाल तो नहीं है कुछ? सर 6 पॉइंट प्लीज शो, 6 पॉइंट लीजिए। शैलेश नायक कमेटी, इट फेल्ड टू एंगेज इन मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसको हम कहते हैं ना इंक्लूसिव अप्रोच, सबके साथ बैठ के बातचीत करना, वार्तालाप करना, समझना लोगों का प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो कमेटी का रिकमेंडेशन है उसमें इंक्लूड करना या ना करना, जो भी, पर एटलीस्ट बात तो करोगे, सुनोगे तो जाके। इवेंचुअली तो कमेटी इज इंडिपेंडेंट, वो चाहे जो लिखे ना लिखे, पर कंसल्ट तो करना जरूरी था। स्टेक होल्डर मतलब क्या होता है? हु इज द स्टेक होल्डर? हियर इज अ स्टूडेंट जो सिविल सर्विस लिखने जा रहा है। हाँ, इसके सक्सेस में कौन कौन है स्टेक होल्डर? सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद आपका लोकल जेरोक्स वाला, हाँ, आपके फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड्स, सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, कोस्टल एरिया में कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे? फिशिंग कम्युनिटीज, टूरिज्म कम्युनिटी, होटल कम्युनिटी, ड्राइविंग कम्युनिटी, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, सबको जाके सुनना जरूरी है ना गाइस। उन्होंने क्या किया? वो गए बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले या चीफ सेक्रेटरी से मिले और चले गए। भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव होगा, आप सिविल सोसाइटी से बात तो करोगे, तो नहीं किया। ठीक है, तो ये है आपका स्टेक होल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे भी थीसिस करके क्या फायदा। अब अगला टॉपिक है आपका स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। चलिए गिर जाएगा, लिखिए यहाँ पे स्पीशीज बेस्ड। आपकी किताब में जो दिया हुआ है ना वो इनफ तो है, पर थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। प्रोग्राम्स इन भारतवर्ष, लेट्स गो। सबसे नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट 5। समझा तो समझा गया फ्रेंड्स। कांट गेट एनफ टाइम टू राइट डाउन द नोट्स। लिखिए लिखिए, चलो ऐसे मत करो, आराम से लिखो। मैं पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, सबने ये लिखा फ्रेंड्स, हमको बताओ पहले। इज 1 and 2 रिटन? 1 and 2 हो गया फ्रेंड्स, हमको बताइए। सबका हो गया? नहीं हुआ जयंती लिखो, कोई बात नहीं। अरे आप बताओगे तो, मैं फास्ट कहा जा रहा हूँ वैसे। वैसे एक बात बताओ, जल्दी लिखने की आदत डाल लीजिए, स्पीड पे मेंस का पेपर कंप्लीट नहीं होगा। डन, नेक्स्ट नंबर 3 4 चैलेंजेस ऑफ सीआरजी में यही लिखेंगे, करेक्ट। नंबर 5 6 लिखिए, सबका हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी लिखने का आदत डालना पड़ेगा, नहीं तो मेंस 2024 का पेपर 25 में फिनिश करोगे आप, समझ रहे हो? चलो, स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज बेस्ड हमने दो तो बहुत डिटेल में देखा है फ्रेंड्स। एक हमने देखा है टाइगर वाला, एक देखा है एलिफेंट वाला। ठीक है, 5 पॉइंट समझा दीजिए, बात ही बताया तो। चलिए फिर से वापस जाते हैं। 5 क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। द मैक्सिमम नंबर दैट अ पर्टिकुलर प्लेस कैन होल्ड। फॉर एग्जांपल जिस दिन हमारा क्लास नहीं चल रहा था, स्टूडेंट्स वर राइटिंग कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्वर हम एक्सीड कर गए, इसलिए शायद हैंग कर रहा है। तो भाई एक पर्टिकुलर कोस्टल एरिया का आपको पता चलना चाहिए कि कितना मैक्सिमम में डाल सकता हूं, उसके ऊपर डालोगे तो क्या होगा? कोस्टल डिग्रेडेशन हो जाएगा, करेक्ट। तो वो रिसर्च भी नहीं किया हमने। हमने क्या कर दिया? पहले कोस्टल एरिया था 1991 में, अब हमने कोस्टल स्ट्रेचेस कर दिया। पर उन स्ट्रेचेस भी तो अलग अलग है ना, उनको इंडिविजुअली आपको समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में बैठ के आप काकीनाडा का पॉलिसी बना लोगे और सही तरीके से बना लोगे, नहीं बनता वैसे पॉलिसी, करेक्ट। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, आपको साइंटिफिक रिसर्च करना जरूरी है। तब जाके आप एस्टैब्लिश करोगे कि हाँ फलाना किलोमीटर में ये कैरिंग कैपेसिटी है, ये इंडेंजर्ड एनिमल्स है, ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, ये इस टाइम हैच करते हैं, इस टाइम नहीं करते हैं, इस टाइम माइग्रेट करते हैं। वो सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद कोस्टल रेगुलेशन प्लान बनेगा, पर वो सब क्या नहीं, उतना कौन सोचेगा। ठीक है, चलिए अब हो गया है वो फिनिश, अब उससे कोई सवाल नहीं लेंगे। अब करते हैं स्पीशीज बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। सबसे पहले हमको बता दीजिए वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में मेरा क्या क्या इंक्लूडेड है फ्रेंड्स? क्या क्या इंक्लूडेड है मेरे वाइल्ड लाइफ में? क्या मैं कह सकता हूं एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, और साथ में वाइल्ड लाइफ है ना, तो वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह भी है इसमें इंक्लूडेड। यस और नो? यस और नो?
करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपको पता है 1972 का एक्ट है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये वो सब कुछ है, वो सारा कुछ हमने नोट मेकिंग ऑलरेडी फिनिश कर लिया। करेक्ट। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई वांट यू टू लुक एट, ठीक है, पहले ये समझते हैं इस शब्द का मीनिंग। कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? चलिए ब्रीफ में मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का डिफरेंस, बट कंजर्वेशन का ट्रू मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो एक चीज लिखिए यहाँ पे, लिखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी लॉ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, कोई भी हो, कोई डेफिनेशन नहीं दिया है कि कंजर्वेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, नहीं तो मैं आपको वही लिखा था, ठीक है। पर जनरली हम ये डेफिनेशन पे अग्री करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लिखिए यहाँ पे कौन सा क्या डेफिनेशन है एक्जैक्टली, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स। मेंटेनेंस पहला कॉन्सेप्ट, उसके बाद है प्रोटेक्शन, उसके बाद है रेस्टोरेशन ऑफ एमपीआर, हाँ, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके, ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में ले लीजिए एनिमल्स प्लस एनिमल्स, क्या जा रहा है, एनिमल्स, ओके। तीन चीजें करनी होती है, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप क्या करोगे मुझे बताइए, व्हाट विल बी द फोकस? यू आर गोइंग टू फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन सीटू या एक्स सीटू। पहले हमको ये बताओ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या इन सीटू होता है या एक्स सीटू होता है या दोनों हो सकता है? ध्यान से बताओ, इन सीटू या एक्स सीटू या बोथ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉर एग्जांपल हमने कंजर्वेशन ब्रीडिंग या कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में सुना है क्या? मैंने अपनी क्लास में कभी इसके बारे में आपको बताया है? मुझे बताओ। क्या मैंने आपको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग के बारे में बताया था, जहां पे कि रेड पांडा का कंजर्वेशन ब्रीडिंग या कैप्टिव ब्रीडिंग हो रहा है? तो क्या वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा? एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन। इवेंचुअल एंड गोल क्या है पता है ये सब प्रोजेक्ट्स का? कंजर्वेशन ब्रीडिंग का। कंजर्वेशन ब्रीडिंग मतलब आप कैप्टिविटी में एनिमल को रखते हो, पिंजरे के अंदर रखते हो, जू में, और वहां पे आप फिर ब्रीड कराते हो ताकि एक हेल्दी कब या हेल्दी जो भी उसका प्रोजेनी है वो आए, ठीक है, वो सपोर्ट देते हो, तो वो भी एक कंजर्वेशन प्रोग्राम हम मानेंगे। तो ये लिखिए नंबर 2, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड्स बोथ इन सीटू एंड एक्स सीटू प्रोसेसेस। लिखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड्स बोथ इन सीटू एंड एक्स सीटू प्रोसेसेस। अरे भाई चल जाओ, क्या हो गया? नंबर 3, includes both in situ and ex situ processes. Done. ओके, तो आज हम देखेंगे हमारे कोई प्रोग्राम में, कोई प्रोजेक्ट्स में आप देख रहे हो कि हम इन सीटू भी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क में भी कर रहे हैं, और उसको सपोर्ट दे रहे हैं जू के थ्रू भी, मतलब एक्स सीटू भी कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन है वो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड कंटेम्पररी रियलिटीज, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड कंटेम्पररी रियलिटीज। वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कौन-कौन ने दिया था फ्रेंड्स? एक दो दिन पहले मैं सवाल भी लगाया था अपने इस पे टेलीग्राम पे। ये थ्योरी कितने लोगों ने दिया था? एक का तो नाम हम बहुत सुनते हैं, डार्विन। दूसरा नाम क्या था? वॉलेस था ना, अल्फ्रेड वॉलेस। अच्छा, डार्विन जो था वो कौन से बोट पे गया था, उस बोट का नाम क्या था? एक कुत्ते के ब्रीड के ऊपर है उस बोट का नाम। एक बोट पे गया था, उस बोट का नाम क्या है? इस कुत्ते के ब्रीड के ऊपर है वो नाम, एचएमएस बीगल, बीगल, बीगल था उस बोट का नाम, ठीक है। याद रखो, जनरल नॉलेज ऐसा, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू आस्क यू, पर याद रखने में क्या जा रहा है, एचएमएस बीगल के नाम पे था, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन का हमारा एंटायर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वेरी नाइस। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज क्या है? तो सर्वाइवल वाला। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। सबसे पहले हम करते हैं, चलो आपको मैं आज फोटोज दिखाऊंगा, काफी लोगों ने फीडबैक में लिखा कि सर फोटोज नहीं दिखाते, बस दिखाते हैं, तो आज फोटोज दिखाएंगे आपको, ओके। और फोटो आपको याद रहनी चाहिए बस, क्योंकि नोट्स तो आप याद रखोगे, मुझे पता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, कितने लोगों ने स्नो लेपर्ड देखा? नहीं देखा तो जल्दी से गूगल इमेजेस पे देखो, जो लोग बहुत लेजी हो मेरे जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अब आपको स्नो लेपर्ड दिखाते हैं। चलो, स्नो लेपर्ड कैसा दिखता है, ये देख रहे हो? एक्चुअली में क्यूट है, नॉट बैड। सामने से जाके देखो तो डेंजर लगता है दिखने में, पर कोई नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ स्नो लेपर्ड लुक्स लाइक, व्हाइट फर, उस पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, अग्रीड, व्हाइट फर, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने देख लिया भाई, दर्शन हो गए स्नो लेपर्ड के, अब हमको बताइए कि इंडिया के किस किस स्टेट में मुझे मिलेगा। देखो, व्हाइट फर प्लस ब्लैक स्पॉट्स ऑन फ्लावर। हाँ भाई, इंडिया के किस किस स्टेट में मुझे स्नो लेपर्ड मिल जाएगा फ्रेंड्स? बिल्ली जैसा है बेचारा, डेंजर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल सा है, प्लस फूड चेन हमसे ऊपर है ना, तो क्या है? हिमालयन रीजन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, हमको इंडिविजुअल बताइए। देखिए, फर्स्ट एकदम नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं, लद्दाख, लद्दाख प्लस उसके बाद नीचे आइए, ये जम्मू कश्मीर साइड फिलहाल तो नहीं मिलता, लद्दाख में मिलता है, ओके। देन यू विल राइट उत्तराखंड, यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है, इनफैक्ट साइटिंग भी हुआ है, ओके। देन यू विल राइट सिक्किम, उसके बाद लिखिए वेस्ट बंगाल, ओके। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल सबसे लास्ट में उधर अरुणाचल, हिमाचल भी है, लेट्स नॉट एक्सक्लूड हिमाचल, प्लस हिमाचल, ओके। अब यहाँ पे रेड करके लिखो, अगर सवाल आपको पूछता है नेचुरली अकरिंग, ठीक है, अगर सवाल ये मेंशन करता है कि कहां कहां नेचुरली अकरिंग है, तो इस लिस्ट से एक्सक्लूड वेस्ट बंगाल। क्यों? व्हाई? वेस्ट बंगाल स्नो लेपर्ड कैप्टिव या कंजर्वेशन ब्रीडिंग ये हो रहा है विश्व प्रसिद्ध पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि है दार्जिलिंग में। लिखिए फ्रेंड्स,
यस यस, इसलिए तो मैं वो लिखा नेचुरली अकरिंग में आप पश्चिम बंगाल को एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये आर्टिफिशियली मिलता है। कैप्टिव ब्रीडिंग हैपनिंग एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग में कौन सा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है फ्रेंड्स? अगर दार्जिलिंग की बात करूं तो वहां पे स्टेटहुड का डिमांड होते रहता है। कौन सा स्टेट का डिमांड होता है उधर? बोडोलैंड। क्या बात है, क्या बात है, बोडोलैंड। आप लोग तो पूरा एकदम ज्योग्राफी आगे पीछे कर दी। बोडोलैंड कहाँ होता है? असम में, पश्चिम बंगाल में है ये, तो वहां पे बोडोलैंड क्या होगा? यहाँ पे है गोरखालैंड। ओके, गोरखालैंड। चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे। नेक्स्ट, नंबर 3, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? नंबर 3, कंजर्वेशन स्टेटस। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसको कंजर्वेशन रीडिंग करा रहे हैं, मतलब इसका नंबर तो बहुत कम होगा। आप गलत नहीं हो, पर आपको इतना मानना जरूरी है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी का नंबर कम हो इसलिए हम कैप्टिव रीडिंग करा रहे हैं। दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। ओके, कंजर्वेशन स्टेटस में आप देखेंगे ये आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल है ये, बस मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड उसके नीचे है ये। वल्नरेबल इंडेंजर्ड नहीं है फ्रेंड्स, लिखते लीजिए प्लीज। ओके, साथ में लिखिए साइट्स अपेंडिक्स 1। ओके, उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किस शेड्यूल में होगा ये फ्रेंड्स? क्या लगता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर किस शेड्यूल में होना चाहिए अगर हम कंजर्वेशन रीडिंग करा रहे हैं, कैप्टिव रीडिंग करा रहे हैं? गुड, शेड्यूल 1। ओके, और क्या आप ये मानोगे कि इसका, अगर आप देखो, हाँ, ये लद्दाख से लेके हम रफी अरुणाचल तक हम देख रहे हैं, विच मींस कैन आई से कि ये कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर भी होगा, क्योंकि इस साइड पे चाइना है, भूटान है, नेपाल है, इधर चाइना है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, जो कि अपना ही है, तो कोई टेंशन नहीं हो। क्या ये माइग्रेटरी स्पीशीज है? ऑफ कोर्स। ट्रांस बाउंड्री स्पीशीज है? ऑफ कोर्स। इसलिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर भी इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। ओके, लिखिए यहाँ पे ऑल्सो प्रोटेक्टेड। उसके बाद इधर लिखो, जब ये सारे लिखिए, आपको सारे टर्म्स पता है, तो यहाँ पे लिखिए हाईएस्ट स्टेटस ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड ग्लोबली, इन इंडिया प्लस ग्लोबली। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। ओके, अब यहां पे लिखेंगे आप प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ स्नो लेपर्ड, नंबर 8, नंबर 8। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आएगा आपका किबर, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आएगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सी, थोड़ा नीचे। फिर देन यू कम टू हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, डी। क्या गिरा, क्या बात है। ओके, उसके बाद आप लिखिए दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ई, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ई। पिन वैली नेशनल पार्क, लाहौल स्पीति में जो है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये है आपका लाहौल स्पीति में। कोई लोग अगर अभी ऐसा राजदूत ऐसा खरीदे होंगे और गए होंगे लाहौल स्पीति, तो यू वुड हैव क्रॉस्ड पिन वैली नेशनल पार्क। ओके, और ई लिख लो एक और, ई एफ लिख लीजिए, हाँ, सीक्रेट हिमालयन लैंडस्केप। ये सब नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको स्नो लेपर्ड देखने के चांसेस है। सीएमएस करेक्ट। युगल 1 सेकंड, लेट मी हैव अ लुक एट योर क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट। आई विल, एक मिनट दीजिए मुझे। सर कैन वी से दे आर प्रोटेक्टेड इन इंट्रा बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस बाउंड्री। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 तो लिखा भी नहीं है हर्ष भाई, पॉइंट नंबर 4 ही तो लिखा है मैंने। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम इसका कंजर्वेशन रीडिंग कर रहे हैं ना, तो मतलब नेचुरली अकरिंग, जंगल में अकरिंग और जू में अकरिंग में फर्क है। नेचुरली अकरिंग मतलब फॉरेस्ट में मिलता है, आर्टिफिशियली मतलब आप कंजर्वेशन रीडिंग कर रहे हो, जू में रखियो, पिंजरे में रखियो। तो अगर आपको सवाल पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज स्नो लेपर्ड नेचुरली अकर, ध्यान रखना, नोट करके बड़े-बड़े शब्दों में लिखो, इसलिए लाल में लिखा है। इन दैट केस आप पश्चिम बंगाल को हटा के इस लिस्ट को चिपका दो। अगर नेचुरली अकरिंग नहीं लिखा है, आप पश्चिम बंगाल को इंक्लूड करोगे। ओके, क्योंकि वहां पे कैप्टिव कंजर्वेशन रीडिंग चल रहा है इस जगह पे। इनका गैंगटॉक जू भी कर रहा है, पर गैंगटॉक में, सिक्किम में फिर आप देखेंगे कि वहां नेचुरली अकरिंग भी है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ओके, दिस इज योर स्नो लेपर्ड फ्रेंड्स। बताओ एनी डाउट्स हियर? व्हाट इज सीएमएस मोहम्मद? यू नीड टू गो बैक टू द प्रीवियस क्लास, इट हैज बीन डन इन डिटेल, आई कांट बी एक्सप्लेनिंग डिटेल्स राइट नाउ। ठीक है, सीएमएस इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अगर आप पिछले 3-4 दिन का क्लास देखोगे सैटरडे ऑनवर्ड्स, हमने इन डिटेल किया है पूरा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इसलिए बस सीएमएस उससे देखिए, वो आपको हेल्प हो जाएगा वो क्लासेस, आपने शायद देखा नहीं है। नो स्नो इन वेस्ट बंगाल, नो स्नो लेपर्ड। हु सेड देयर इज नो स्नो इन वेस्ट बंगाल? आर यू अवेयर ऑफ दिस प्लेस? किसने कह दिया कि वेस्ट बंगाल में नहीं है स्नो? ये क्या, कहां है फिर गाइस? संदकफू फालूत स्नो है भाई। डू वी नीड टू सी द ग्लोबल? नॉट अवेयर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना खतरनाक नाम, ये वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपको बस ये पढ़ना है, आप बुक नहीं भी पढ़ोगे ना, यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर दिस। चलो नेक्स्ट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हो गया, अगला करते हैं। अरे बढ़ो ना भाई, क्या है ये, एक ही में घूम रहा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कर लिया, टाइगर और एलिफेंट कर चुके हैं हम। उसके बाद अब हम देखते हैं इन डिटेल, लेट्स लुक एट प्रोजेक्ट, नहीं वेट, इट्स नॉट लाइक दैट, 1 सेकंड। लिखिए राइनो कंजर्वेशन इन इंडिया, राइनो कंजर्वेशन इन इंडिया, राइनो कंजर्वेशन इन इंडिया फ्रेंड्स, लेट्स गो, लिखिए 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 जल्दी जल्दी, ताड़ाताड़ी, टाइम नहीं है अपने पास, फटाफट। व्हाट्स इंडियन इनिशिएटिव ऑन दीस प्रोजेक्ट्स? ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, कैप्टिव ब्रीडिंग, कंजर्वेशन ब्रीडिंग। ये किसके नेशनल पार्क्स हैं? इंडिया के ही है ना, लाहौल स्पीति, पिन वैली, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। इंडियन इनिशिएटिव्स क्या है? आप सेफ स्पेस दे रहे हो, साथ में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, साथ में आपने एग्रीमेंट कर रखा है अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ और इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत कि आप इनको प्रोटेक्शन अफोर्ड करोगे, बस। और क्या कर सकते हो इससे ज्यादा? ज्यादा करने जाओगे तो फिर वो इन्वेसिव स्पीशीज हम बन जाएंगे ना फिर उसके लिए। आपको उसको छेड़ना नहीं है। क्या है, देखिए कंजर्वेशन का डेफिनेशन,
हमने जो लिखा कहाँ गया कंजर्वेशन का डेफिनेशन? हाँ, क्या है? मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, और जहाँ पे खराब हो गया वहाँ पे रेस्टोरेशन। तो अभी हम स्नो लेपर्ड के लिए क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन। उसका हम हैबिटेट को बचा रहे हैं, साथ में उसको हम कैप्टिव ब्रीडिंग करके सपोर्ट दे रहे हैं, साथ में उसके जो एरियाज हैं वहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल ऑफ इट इज डन। वो इंडियन इनिशिएटिव तो है ही। करेक्ट। चलो, राइनोसेरॉस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गेंडा। चलो राइनोसेरॉस के दर्शन किए जाए आज। इंडिया में किस तरह का मिलता है गाइस? 1 हॉर्न राइनोसेरॉस या 2 हॉर्न राइनोसेरॉस या नो हॉर्न राइनोसेरॉस? कहाँ मिलता है इंडिया में? देख रहे हो इसको? वेट, लेट मी शो यू दिस। ये देख रहे हैं इसका, ये जो आउटर स्कल है, आउटर जो ये पूरा बॉडी का लेयर है, ये जो बाहर का ये देख रहे हैं? कभी भी राइनोसेरॉस का हंटिंग वीडियो देखना, या मान लो कि नेचुरल कोई अगर मान लो टाइगर इस पे अटेम्प्ट कर रहा है, वो कभी भी साइड से नहीं आएगा, क्योंकि जैसे गाड़ियों के साइड में बुलेट प्रूफ लगाते हो ना कि बुलेट्स नहीं जा सकते हैं, सिमिलरली इसका जो ये बाहर का शेल है इतना थिक होता है ना कि उससे आपका वो 50 कैलिबर वाला बुलेट ही शायद पार कर पाएगा। ये छोटे वाले 7.6 वगैरह 5.6 वाले तो जा नहीं सकते, इम्पॉसिबल। और वो जो होमगार्ड को दुनाली देते हैं वो तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। सच इज द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर राइनोसेरॉस का जो बाहर का जो वो होता है, व्हिच इज व्हाई यू विल सी कि इसको खाने के लिए हमेशा वो पीछे से, हां, बैक पे पोस्टीरियर पे अटैक करेगा। ठीक है, राइनोसेरॉस के बारे में देखते हैं। इंडियन राइनोसेरॉस को देखिए, एक सींग है, वन सींग। मेरी अभी नई नेफ्यू, मतलब मैं अभी नया मामा चाचा जो भी बोलो वो बनाऊं, ठीक है, तो वो नेफ्यू जो मेरी 6-7 साल की है, 5 साल की, हाँ, उसको यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है। हाँ, वो उनका होता है लड़कियों का, छोटी बच्चियों का, वो ऐसा कुछ है, उसका वो एक ऐसा निकला रहता है यूनिकॉर्न, मिथिकल क्रीचर है वो एसेंशियली। सिमिलरली राइनोसेरॉस का नाम भी उसी यूनिकॉर्न पे पड़ा है क्योंकि उसका भी एक सिंग होता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस लिखा था हमने, वैसे ही राइनोसेरॉस का है यूनिकॉर्न से रिलेटेड। लिखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन राइनोसेरॉस इज राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस। राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस, क्योंकि एक सिंग है भाई, इसलिए इसको हम कहते हैं राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस। ओके, नाउ लेट मी डू समथिंग, वेट, आई नीड समथिंग टू हेल्प मी आउट हियर। लेट मी गेट हेल्प ऑफ सम मैप। इंडिया मैप ब्लैंक, खोलो भाई, मलांक, बहुत बढ़िया, ज़ुप ज़ुप। चलो थोड़ा मैपिंग करते हैं क्योंकि जरूरी है। क्या बात है, काफी बड़ा हो गया। चलो, इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन हम दोनों देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन कि कहां कहां ये हमें मिलता है। सबसे पहले लेट्स गो लुक एट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं ग्रीन से दिखाऊंगा आपको। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां मिलता है। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे इट इज फाउंड इन कतरनी घाट। बताइए कतरनी घाट कहां पे है? वेयर इज कतरनी घाट? दिस एरिया, कतरनी घाट जो तेराई रीजन है आपका। ठीक है, अरे असम पहुंचने में भी टाइम है, अभी हम इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले कतरनी घाट। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे मिलेगा मुझे, ये जो हल्का सा बंप है ना ऊपर में, इस जगह पे यहां पे मुझे मिलता है। दो इंपॉर्टेंट है, एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि है बिहार में, ओके, और ठीक बॉर्डर के उस पार आपका है चितवन जो कि है नेपाल में। ओके, देन कम टू माय प्लेस जहां पे मैंने पढ़ाई लिखाई की है, इतना कुछ किया है, यहां पे पश्चिम बंगाल। यहां पे 3 मेजर एरियाज हैं इसके, एक है गोरुमारा, गोरु इज बंगाली वर्ड फॉर काउ, ओके, गोरुमारा। दूसरा है जल्दापाड़ा, लिखिए इधर, फर्स्ट गोरुमारा, दूसरा जल्दापाड़ा, और तीसरा बक्सा टाइगर रिजर्व। यहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। देन आफ्टर दैट कम हियर, यहां पे है आपका काजीरंगा, और इधर इन दोनों को भी मार्क करेंगे, एक है पवितरा और एक है मानस। इन जगहों पे मुझे इंडियन राइनोसेरॉस मिल जाएगा। बताइए, क्लैरिटी है? गए हो आप लोग? मैप को जूम कर दो सर, दिख तो रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरा आपसे सलाह रहेगा कि जब भी क्लास के लिए आओ ना, एक ब्लैंक मैप अपने पास रखा करो, आपको पता नहीं कब कहां जरूरी हो जाए, क्योंकि स्पेशली जब ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो ना, रखा करो, हेल्प रहता है। ओके, ये है इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें देखना है, मैं लाल से मार्क करूंगा वो सारे एरियाज जहां पे कि राइनोसेरॉस का पॉपुलेशन हो सकता है, मतलब हैबिटेट तैयार है, एनिमल नहीं आया है बस। ठीक है, तो मैं रेड से मार्क करूंगा यहां पे। ओके, फ्रॉम रेड आई विल मार्क पोटेंशियल हैबिटेट फॉर यू कि कहां कहां मिलेगा मुझे, या कहां कहां मिलना चाहिए। जो अभी मिलता नहीं है, मतलब हम हैबिटेट एक्सपेंशन कर सकते हैं इस एनिमल का। ओके, चलिए लाल से आइए इसी जगह पे, यहां पे मार्क करके लिखिए। सबसे पहले शारदा रिवर के पास है आपका पिलभित, जहां पे की फोटो आया था एक दिन पहले टाइगर का वहां पे। ठीक है, बहुत ही खराब फोटो था, आई डोंट नो व्हाई पीपल वर क्लैपिंग। ठीक है, पिलभित, फिर शुक्ला फांता और दुधवा, इन तीनों जगह पे आपको शुक्ला फांता और दुधवा, यहां पे आपका हैबिटेट तैयार है, एनिमल नहीं है। ओके, ठीक है, क्लियर है गाइस? हमको बताओ। उसके बाद इन दोनों के बीच इस जगह पे यहां पे है आपका व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, बुरा चापुरी वाला, लाओखोवा बुरा चापुरी, लाओखोवा बुरा चापुरी, यहां पे भी हैबिटेट तैयार है, एनिमल नहीं है। ओके, और ठीक इसके नीचे इस कोने पे यहां पे है पारसा, यहां पे भी आपका हैबिटेट तैयार है, एनिमल नहीं। मैं तो बोध गया से बाहर नहीं निकला हूं सर, आप बहुत अच्छे जगह जीतू भाई, हम गए थे एक बार, मौका मिला था मेरे को बोध गया जाने का, बहुत बढ़िया जगह। लिखा फ्रेंड्स, व्हाट इज रिटन बिटवीन पिलभित एंड दुधवा? शुक्ला फांता, लिखिए यहां पे शुक्ला फांता, शुक्ला फांता। ठीक है, अदर देन दैट आपको ओरांग वगैरह में भी मिल जाएगा। ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क वगैरह में भी मिलता है। ओके,
राइट दिस डाउन, यू आल्सो फाइंड इट इन ओरांग नेशनल पार्क। ओके, आराम से आपको इंडियन राइनोसोरस मिल जाएगा। असम के साइड में लिख लो, वहां पे इधर कहाँ गया, काजीरंगा के साइड में, वेयर इज काजीरंगा, हाँ, ओरांग नहीं है। ओके, ये कर लीजिए। अब बस 2-3 पॉइंट लिखे हैं और ये आपका डन है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखिए, यहाँ पे नोट नोट पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, पॉपुलेशन ट्रेंड इंक्रीजिंग इन इंडिया एंड नेपाल, मतलब हमारा कंजर्वेशन एफर्ट काम आ रहा है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, लाल करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, द ओनली लार्ज मैमल, ओके, इट इज द ओनली लार्ज मैमल जिसको कि हमने इंडेंजर्ड से वल्नरेबल कर दिया था। बाकी सारे जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थ्रेटेंड होते जा रहे हैं। ये एक ऐसा लार्ज मैमल है जो कि पहले इंडेंजर्ड था, अब वल्नरेबल है। हाँ, जो पहले इंडेंजर्ड था और अब वल्नरेबल है, मतलब पॉजिटिव काम कर रहे हैं इसमें। वी आर डूइंग वेल हियर। ठीक है, ये हुआ था मेरे ख्याल से 2008 के आसपास, ये 2008 में चेंज हो गया था। ठीक है, जबकि जानते हो आप अगर 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग में देखोगे, रफली अराउंड 1905, 7, 10 के आसपास, हाँ, इनके नंबर एकदम मतलब ट्रिपल डिजिट में आ गए थे, 400 या 500 बचे थे बस। वहां से उठ के आप देखोगे इनका पॉपुलेशन हमने स्टेबलाइज कर दिया। पीवाईक्यू कितने बजे कराओगे? 7:30, 7:30, 8। शुक्ला पांता नेपाल में, करेक्ट। टाइगर था, टाइगर हमने कर लिया बात, टाइगर एलिफेंट हमने डिटेल में किया है। सर वेस्ट बंगाल में अभी भी पोचिंग होते हैं, इंडस में पाए जाते हैं, आई डाउट इंडस रिवर में, नहीं इंडस रिवर में आपको 100 डायनासोरस नहीं मिलेगा फॉर श्योर, इतना तो मैं अपने एनवायरमेंट जानता हूं। ठीक है, प्रयागराज डेफिनेटली कर भाई, ठीक है डन। चलो, राइनोसेरस के अब इश्यूज क्या क्या है? ओके, लेट्स राइट डाउन इश्यूज विद राइनो कंजर्वेशन, आइडेंटिफाई करते हैं एक दो इश्यूज विद राइनो कंजर्वेशन इन इंडिया। बताइए फ्रेंड्स, क्या लगता है क्या क्या इश्यूज होंगे? सबसे पहला देखो, कॉमन वर्ड शब्द आप लिख सकते हो। पहला हैबिटेट डिग्रेडेशन, नंबर 2 पोचिंग, नंबर 3 बताइए बताइए व्हाट आर द इश्यूज विद राइनो कंजर्वेशन? क्या क्या और इश्यूज हो सकते हैं राइनो को लेकर? सोचो थोड़ा, बताओ। हैबिटेट इंक्रोचमेंट हो गया, फ्लडिंग इन असम, क्लाइमेट चेंज। वैसे एक बात बताओ फ्रेंड्स, सिंस आप लोग सारे यू गाइस इंटेलिजेंट, टेल मी समथिंग, ऐसा क्यों होता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में हर साल हम ये फोटो देखते हैं कि हाँ भाई हाईवे के बीच में एक राइनोसेरस ऐसा चुपचाप खड़ा है सिंग लेके अपना? क्यों ऐसा क्यों होता है? उधर का हम क्यों देखते हैं? हम पिलभित का या वाल्मीकि नेशनल पार्क का हमें क्यों नहीं दिखता वैसा फोटो? क्या रीजन हो सकता है? अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या रीजन हो सकता है? उदास होगा। आप लोग से लाइव क्लास करने में तो मजा आता है ना, आई मिस दैट, आई रियली मिस दैट। फ्लडिंग ठीक है, रोड पासेस थ्रू एरिया, थिंक फ्रॉम द ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स, आई कैन मेक अ मैप ऑफ इंडिया ऑन माय ओन, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, गुड, बनाना चाहिए। एक चीज देखो, आप लोग एकदम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जानते हो क्या सीन है? नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा बना है हार्ड रॉक से, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी ध्यान से पढ़े होंगे, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले होंगे इस क्लास में, वो बेहतर जानते होंगे मुझसे कि नॉर्थ ईस्ट जो है प्राइमरीली हमारा हार्ड रॉक से बना है। हार्ड रॉक्स का नेचर क्या होता है? वो पानी सोखता नहीं है, ठीक है, वो पानी को छिटका देता है। इट डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर, पर्कुलेशन लो होता है, पोरोसिटी लो होता है, पानी रन ऑफ ज्यादा होता है। साथ ही आपका ब्रह्मपुत्र है उस पूरे एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में। तो सोचो हर साइड से आपका रन ऑफ हो रहा है ब्रह्मपुत्र की तरफ, फ्लडिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपके हर साल वो फोटोज आते हैं राइनोसेरस बेचारा अकेला उदास सा खड़ा रहता है, व्हिच इज व्हाई आपको वाल्मीकि में ये देखने को नहीं मिलता है। आर यू गेटिंग इट? ध्यान रहेगा ये, जियोलॉजी से जोड़ो, कोई भी चीज होना आपको ऐसा खटकना चाहिए कि ऐसा क्यों, और आपको आंसर मिलेगा ज्योग्राफी से। ठीक है, समझ नहीं आया? एक है सॉफ्ट रॉक, नरम पत्थर और गर्म पत्थर, ऐसे समझो। सॉफ्ट रॉक, इस पे जब आप पानी बारिश होगी ना, तो सॉफ्ट रॉक का क्या होता है प्रॉपर्टी कि वो थोड़ा पानी सोखता है अपने साथ। ठीक है, आप कभी देखना नॉर्थ ईस्ट में इतना बारिश होता है, मानसून होता है, टनलिंग ऑफ इंडियन मानसून, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, और फिर भी नॉर्थ ईस्ट में ड्रॉट है कुछ एरियाज में, पानी की किल्लत है। क्यों है? कभी सोचा आपने कि इतना बारिश हो रहा है भाई साहब, इंडिया का सबसे ज्यादा बारिश तुम ले रहे हो, फिर भी पानी की किल्लत कैसे है? पानी की किल्लत क्यों? क्योंकि है वहां पे आपके हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स क्या करते हैं? बारिश जब होगा ये सोखेंगे नहीं, ये पानी को ऐसे छिटका देते हैं, जिसको कहते हैं रन ऑफ ज्यादा होता है। तो रन ऑफ के चलते क्या होगा? इरोजन ज्यादा हो रहा है आपका, और ब्रह्मपुत्र में आपका वाटर वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे, जिसके चलते आपका फ्लडिंग हो जाता है, जिसके चलते बेचारा मेरा राइनो फिर से खड़ा रहता है। देखो कैसे ज्योग्राफी से जोड़ना है। गॉट इट? ऐसे इंटरेस्ट निकालो फ्रेंड्स, ऐसे जोड़ोगे ना ज्योग्राफी एनवायरनमेंट तो कभी कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। मैं तुमको ऐसा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट शिटिंग यू, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। ठीक है, जो रैंकर्स होते हैं, जो निकालते हैं ना एग्जामिनेशन, साल इस साल आईआरएस निकाला, अगले साल आईपीएस, उसके बाद आईएएस, वो इस तरह से सोचते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो कितना चीज याद रखोगे भाई। गॉट इट? नंबर 4 लिखिए, जेन्युइन इंटरेस्ट रखिए सब्जेक्ट में, हम पहले दिन से आपको बताएं। और क्या बात है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, अपडेट मैं आपको दे दूं अगर लास्ट पीरियड, क्या बात है। हाँ, नंबर 4 लिखिए, लिखो ये। इस साल होमगार्ड का सवाल पूछा गया था, अगर आपने पेपर देखा होगा, होमगार्ड का सवाल पूछा गया था। गोइंग फॉरवर्ड फॉरेस्ट गार्ड्स के बारे में प्लीज ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप खुद सोचो, ठीक है, कि जब डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी, जिस दिन की आप अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, वायु मेडल, ये सब सारे मेडल जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है, जो भी रिसीविंग ऑफिसर्स हैं, उस दिन आप देखोगे कि एक भी मेडल नहीं दिया जाता है फॉरेस्ट गार्ड्स को। क्यों? ऐसा क्यों? चलो वो तो वहां पे नेशनल सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं, क्या इनका काम कम है? आप सोचो, दिन रात आपको पेट्रोलिंग करनी है, हाथ में डंडा लेके, एक साइकिल के ऊपर, और तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो एके लेके आ रहा है, तुमको गोली मार के जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे,
और फिर तुम कहते हो कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कैसे, किस मुंह से कह रहे हो आप? समझ रहे हो? आर यू गेटिंग इट? दैट आवर फॉरेस्ट गार्ड्स आर नॉट एम्पावर्ड इनफ। ऑन द ग्राउंड तुम देखोगे ना, वो बेचारा अकेला है जंगल में, एक सिंगल बीट होता है, फॉरेस्ट के अंदर बीट्स होते हैं, फिर रेंज होते हैं, फिर डिवीजन होता है, एक बीट में देखोगे 2 से 3 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, और कितना किलोमीटर, 20-25 स्क्वायर किलोमीटर, इम्पॉसिबल है उसके लिए। तो पोचिंग का इशू को एड्रेस करने के लिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, काजीरंगा में फॉरेस्ट गार्ड्स को गन्स देना शुरू किया। ठीक है, याद है काजीरंगा में? साइड हो जाओ सर, सॉरी सॉरी। काजीरंगा में इसलिए आप देखोगे काजीरंगा में गन्स देना शुरू किया लोगों ने, उस पे सिविल सोसाइटी चीख-चीख के एकदम क्या क्या हो रहा है, मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। पर वो जरूरी है, इफ यू आर गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहला, नंबर 1, यू नीड प्रोटेक्शन गियर, प्रोटेक्शन प्लस सेफ्टी गियर। नंबर 2, जानते हो आप सुंदरबन कभी जाओगे ना, सुंदरबन में फॉरेस्ट गार्ड जानते हो क्या करते हैं? मुखौटा जो होता है ना, गांव मेले में जो मुखौटा मिलता है, सोचो कैसे वो आदमी अपना प्रोटेक्शन कर रहा है, मैं ऑन ग्राउंड बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो फॉरेस्ट गार्ड वो मुखौटा को उल्टा लगाता है यूं, ताकि उसका चेहरा उस साइड हो, इन द होप कि टाइगर कंफ्यूज हो जाएगा। उसका होप ही है, क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई सामान नहीं है, वो निकला हुआ है बीट पेट्रोलिंग पे। देखा है आप लोगों ने? उल्टा लगाता है वो, क्यों? क्यों? ताकि अगर वो उस साइड पीछे से फॉरेस्ट, पीछे से टाइगर आएगा टाइगर आएगा तो मुझे वो इट वोंट अटैक मी। वो होप है, कोई ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। पर क्या इंडियन स्टेट इतना नाकाम है कि अपने फॉरेस्ट गार्ड को एक सिंपल प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे? समझ रहे हो? प्रोटेक्शन प्लस सेफ्टी गियर। नंबर 2 लिखिए वहां पे, डिजिटल सर्वेलेंस। ड्रोन के टाइम पे क्यों आप गार्ड को वहां पे लीच और इसके बीच में भेज रहे हो खाने के बगैर 3-3 दिन तक? ठीक है, डिजिटल सर्वेलेंस। नंबर 3, आर्म्स एंड एमिनेशंस। आपको बेसिक तो देना पड़ेगा, AK-47 भले ही मत दो, पर एक तो कुछ तो राइफल तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप देखो आए दिन आप देखोगे फॉरेस्ट गार्ड क्या आराम से ऐसे पोचर्स ओडिशा में मार के जा रहे हैं, असम में मार के जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, माई बाप नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई फॉरेस्ट गार्ड उतना वो ग्लैमरस नहीं है, पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कंजर्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ज्ञान कब आएगा? जब आप 50 आर्टिकल पढ़ लोगे। आर्टिकल नहीं पढ़ोगे तो फिर वही कोचिंग नोट्स वाला लिखोगे, फॉरेस्ट गार्ड्स। लेट्स सी क्या है न्यूज़ में, अपने को भी पता चल जाएगा। देखो देख रहे हो, एशिया सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड्स को मार दिया। पीछे चलो, देखो कितने एग्जांपल्स आपको देंगे। पोचर्स गन डाउन ओडिशा टाइगर रिजर्व पेट्रोल मेंबर, क्यों? उसके हाथ में देख लो साइकिल और लाठी पे भेज दिया तुमने उसको। ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। उसको वहां पे साइकिल से हटाओ, उसको बुलेट दो, बाइक दो, जो भी देना है दो, उसको गाड़ी दो, पैसे खर्च करो, जस्ट बिकॉज़ वो ऐसा पुअर तबके का है, उसको क्यों उसका लाइफ ऐसा लेने का? व्हाट इट, समझ रहे हो फ्रेंड्स? सो मच बफरिंग एक बार देख लेना गाइस। आईएफएस की क्या वैल्यू है? बहुत वैल्यू है। आईएफएस राजा होता है भाई साहब अपने तरीके का। आईएफ फॉरेस्ट सर्विस और रेलवे सर्विस अलग दुनिया है, वो अलग, वो अपना राजपाट है उसका, तुम समझो ऐसा। हम लोग को बस आईएएस का पता है, कभी तुम रेलवे सर्विस का रुतबा देखोगे ना या फॉरेस्ट सर्विस का रुतबा, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। वो अकेला जंगल का मालिक है उधर। चलो नेक्स्ट, लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड। डन। राइनोसेरस पे क्या क्लैरिटी आया फ्रेंड्स? तो अगला करते हैं, अपन चलते हैं जम्मू कश्मीर और अब देखेंगे प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल फटाफट चलो, फिर सवाल लगाएंगे फ्रेंड्स, फिर आपको छोड़ देंगे आज। कल से नया टॉपिक है, भारी टॉपिक शुरू हो रहा है। प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल कैसा दिखता है वो पहले देखते हैं, चलिए हंगुल कंजर्वेशन देखते हैं, चलिए लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिख लो यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर प्लस IUCN प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया। हाँ, ये तीनों इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग है तीनों, कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट हंगुल। ओके, हंगुल को हम कहते हैं कश्मीर स्टैग आल्सो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले लिख लो आप लोग, फिर विल शो यू द स्पीशीज। कश्मीर स्टैग भी कहते हैं इसको, चाहो तो ये लिख लो, कश्मीर स्टैग। ठीक है, लिखिए यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो इसका, डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको ये मिलेगा, अगर कश्मीर में देखेंगे तो आपको मिलेगा किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में मिलता है, किश्तवाड़। ऊपर चले जाओगे दाचिगाम, ओके, फिर चले जाओ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, किश्तवाड़, दाचिगाम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ओके। एंड यू विल आल्सो फाइंड इट अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, सिंध वैली में, सिंध वैली लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है, लिख लो पहले। प्रीवियस प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, अभिषेक, भारत सरकार टोटली। अमित, यू आर फ्रॉम कश्मीर, बढ़िया बढ़िया। प्रोजेक्ट वल्चर इसके बाद है वेदांत, इसके बाद वल्चर करेंगे, उसके बाद क्रोकोडाइल वाला करेंगे, घड़ियाल वाला, डन, उसके बाद सवाल लगाएंगे। विल डू IUCN, डोंट वरी, सब कुछ कंप्लीट होगा गाइस। आप अभी तक नहीं समझे हो, हम आपके फोकस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, सिलेबस कवरेज में करेंगे पूरा चीज। एक चीज पता है क्या होता है, स्लाइड दिखा दिखा के ऐसा टाइम पास करना, वो आप समझ गए होंगे, वो नहीं करता हूं। स्लाइड दिखा दिखा के वो नहीं होता, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं से हो गई। अगर आप चाहते हो स्लाइड दिखा दिखा के टाइम पास करना, मैं कर दूंगा यार, मेरे को क्या जा रहा है, अपने लिए तो और आसान है। चलो नंबर 3, वो नहीं करेंगे, नोट्स लिखेंगे और विल डू एवरीथिंग, डोंट वरी, भरोसा रखो मुझ पे। नंबर 3, हंगुल के बारे में लिखिए। सबसे पहले IUCN लिस्ट के अंदर चेक करिएगा एक बार, मेरे ख्याल से IUCN लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक बार चेक करो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में है, CMS में कवर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्या ये? प्लीज शो हंगुल, चलो देखो, कम विल सी हंगुल, डन, HANGUL, देख लो, डियर जैसा ही है, क्या खुल गया भाई, ये कुछ भी चल रहा है। हंगुप, ये कहाँ है इसका दुकान? ये देखिए भाई, स्टैग क्या होता है? स्टैग क्या होता है? अगर आप क्लबिंग क्लबिंग जाओगे, डिस्को जाओगे, तो अकेले लड़के को कहते हैं ना स्टैग, तो बस स्टैग वही है। ये एक रेड डियर का सब स्पीशीज है जो कि कश्मीर को एंडेमिक है, सिंपल। लिखो इधर, जब इसके दर्शन हो गए तब इसके लिख लीजिए इधर, एंडेमिक टू जम्मू कश्मीर। कहाँ गया? एंडेमिक टू जम्मू एंड कश्मीर,
प्रोजेक्ट हांगुल, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर हम कर क्या रहे हैं। नंबर 4, अंडर दिस प्रोजेक्ट एक तो आप फोकस कर रहे हो कंजर्वेशन पे, पर याद है वो 3 डेफिनेशन हमने लिखा था, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन। यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो रेस्टोरेशन फोकस इज बीइंग डन, रेस्टोरेशन इज फोकस। और इसमें आप कर रहे हो आर्टिफिशियल इंक्लोजर बना रहे हो, आर्टिफिशियल इंक्लोजर्स फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग। देख रहे हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो ताकि इनका नंबर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड नंबर तक पहुंचे, ताकि आप उनको और सपोर्ट दे सको, ठीक है। इसको रेड में लिख लीजिए, यहाँ पे रेस्टोरेशन इज फोकस। लुक्स लाइक बारह सिंगल आर स्टैग सिंगल, नॉट ऑल, दे आर क्वाइट, उनका नाम बस कश्मीर स्टैग है, वो तो हमारे इसमें कल्चर में वो स्टैग का मतलब सिंगल लड़का होता है, वो दे आर क्वाइट पॉलीएमरस, उनको चाहिए। सर जब एंडेमिक है तो सीएमएस में क्यों है? क्योंकि भाई अरे तो एंडेमिक तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया का है, पर वो ट्रांस बाउंड्री है ना, आप सारा एरिया देखो, किश्तवाड़, दाचिगाम, लद्दाख, क्या है, आप चाइना के साइड भी जा सकते हो, उधर चला गया तो क्या करोगे? इट इज व्हाई इट इज गिवन प्रोटेक्शन अंडर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज इवन दो इट इज एंडेमिक टू जम्मू एंड कश्मीर। साइड प्लीज, सॉरी माय अपॉलॉजीज, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसे बताऊं मैं, फॉरेस्ट गार्ड पे बनता है अगले 2-3 साल में कभी ना कभी, क्योंकि ऐसा चीज है ना, कोई नहीं पढ़ के आता है, सब स्पीशीज के बारे में पढ़ के जाते हैं, पर फॉरेस्ट गार्ड के बारे में कोई पढ़ना ही भूल, सोचता ही नहीं, क्यों सोचेंगे वो। और मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कभी ना कभी तो क्वेश्चन चिपकाएंगे और सब वहां पे जाके ऐसे हाकेंगे लंबा लंबा, ठीक है। प्रोजेक्ट हांगुल हो गया, आगे बढ़े फ्रेंड्स, कैन वी गो फ्रंट फॉरवर्ड, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइट डाउन। अच्छा हमको एक बात बताओ, हमने क्या डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल, एलिगेटर वगैरह लिखा था? मेरे को तो याद नहीं है। व्हाट इज सीएमएस हियर बेटा, वंदना एक बार प्लीज प्रीवियस 2-3 क्लास देखिए ना, प्लीज देखिए ना। हाँ उसमें बहुत डिटेल में मेंशन है, आप शायद क्लास अटेंड नहीं किए हो, पर एक बार कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज देखो, बॉर्न कन्वेंशन जिसको कहते हैं, वन हैव इट लिखा था क्या? आर्टिफिशियल के बाद क्या लिखा है सर? आर्टिफिशियल इंक्लोजर, बाड़ा बाड़ा, ऐसा बाड़ा बना रहे हो, बीच में यहाँ पे अपना कश्मीर स्टैग ऐसा चिल कर रहा है, उसको कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हो, फिर छोटा कश्मीर स्टैग निकलेगा, उसको प्रोटेक्शन दोगे, उसको दूसरे बाड़े में ले जाओगे, फिर दूसरा वहाँ पे फीमेल कश्मीर स्टैग आएगी, वो जब बड़े हो जाएंगे इनको ब्रीडिंग कराओगे। तो क्या कर रहे हो आप उसका जीन पूल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जो वीक हो गया ना, एवोल्यूशनरी। हमने आपको पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसलिए मैं हर एक पॉइंट बड़ा सोच के लिखा रहा हूँ फ्रेंड, मैं ऐसा हवा में नहीं नोट्स लिखाता हूँ। ये देखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड कंटेम्परेरी रियलिटी। जो एवोल्यूशन की तरफ से लैकिंग है उसी को तो सपोर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, और कंटेम्परेरी प्रेशर है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये है वो है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, वो सबको मैनेज करने के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हैं। चलिए मुझे एक बात बता दो, क्रोकोडाइल एलिगेटर लिखा था ना, तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट घड़ियाल के लिए, इंडिया का प्रोजेक्ट घड़ियाल अगर समझना है ना, अपने को 2-3 चीज अच्छे से पता होना चाहिए, तो वो लिख लो तो छोटे नोट्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, उसके बाद इंडियन केस में एक होता है मगर, मगरमच्छ वाला मगर, ओके, क्या मिस करो, घड़ियाल। इन चारों का थोड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, सवाल बन सकता है इससे इजीली। ओके लेट्स राइट दिस डाउन फ्रेंड्स। हाँ एक बार हो गया, पर एक बार जस्ट नोट कर लो कि क्या हमने सारा कुछ किया है, नहीं किया तो फिर आपको एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रोकोडाइल के लिए लिखते चलिए एकदम शॉर्ट, ताकि आप रिवाइज कर पाओ एक टाइम पे। सबसे नंबर 1, अरे इस कलर में तो कुछ नहीं दिखेगा। नंबर 1, इसका मुंह जो होगा ना, स्नाउट जिसको हम कहते हैं मुंह, वो वी शेप का होता है, ऐसा वी शेप स्नाउट। तो डिटेल में लिख लो बस, याद करने को आसान रहेगा बाद में। वी शेप स्नाउट होता है क्रोकोडाइल का, ओके। व्हेन माउथ इज क्लोज्ड ओनली वन टूथ कैन बी सीन, मे बी सीन लिखो, कोई जरूरी नहीं है, मे बी सीन। पॉइंट 3, क्रोकोडाइल कहाँ मिलता है गाइस, कहाँ मिलता है? सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, हमको थोड़ा बता दो क्या लिखा है अपने नोट्स में। क्रॉक्स किधर मिलता है? इन वाटर, ये हुआ आंसर। सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकेट लिखा है हमने, साथ में लिखे कि सर्टेन क्रॉक वैराइटीज आपके फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। तो एक काम करिए, तीनों लिखिए यहाँ पे, सॉल्ट वाटर प्लस फ्रेश वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर। कुछ वैराइटीज हैं जो आपके फ्रेश वाटर में भी इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। मेक दैट करेक्शन। नाउ लेट्स गो टू एलिगेटर। एलिगेटर का नंबर 1, एलिगेटर का नंबर 1, उसका जहां पे वी शेप्ड स्नाउट है क्रोकोडाइल का, ठीक है। एलिगेटर का सिमिलरली होता है यू शेप्ड स्नाउट, यू शेप्ड स्नाउट। नंबर 2, एलिगेटर का यू शेप्ड स्नाउट, करेक्ट। नंबर 2, ओके। व्हेन माउथ इज क्लोज्ड ओनली अपर टीथ विजिबल। इसमें बच्चा करेंगे, पढ़ना है आपका, उसका सवाल लगाएंगे फ्रेंड्स। जो लोग सवाल लगाने के लिए वेट कर रहे हैं, बस 10 मिनट और, ठीक है। एलिगेटर आपको फ्रेश वाटर में ही मिलेगा। नंबर 4, एलिगेटर यू फाइंड इन फ्रेश वाटर, ओके, एंड इट इज लेस अग्रेसिव एज कंपेयर्ड टू क्रोकोडाइल्स, लेस अग्रेसिव देन क्रोकोडाइल्स। क्रॉक्स, जूते भी आते हैं इसके क्रॉक्स नाम के, क्या पता था मुझे, ओके। लेट्स गो टू मगर नाउ। मगर का होता है ब्रॉड स्नाउट, ब्रॉड स्नाउट, इसका मुंह थोड़ा चौड़ा होगा। नंबर 2, मगर, ब्रॉड स्नाउट, ओके। इसको चाहिए फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट मगर को। नंबर 3, ये बस फिश खाता है, फिश ईटिंग, चिल करता है बाकी टाइम, ओके, फिश ईटिंग, ओके। एंड इट इज नोन फॉर समथिंग कॉल्ड मगर स्टाइल अटैक, जिसको क्या हम कहते हैं, गुरिल्ला वारफेयर। जैसा कि अचानक से वो झपटा मारेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कहां से आया वो, ठीक है। एम्बुशिंग होता है, एम्बुश, गुरिल्ला वारफेयर सुने हो? करेंगे भाई, करेंगे गुरिल्ला वारफेयर। चलो घड़ियाल, घड़ियाल लिखिए यहाँ पे, लॉन्ग प्लस थिन स्नाउट, पतला स्नाउट होगा इसका, लॉन्ग प्लस थिन स्नाउट, ठीक है। नंबर 2, बल्बस ग्रोथ एट टिप ऑफ स्नाउट फॉर मेल्स,
मतलब बल्ब जैसा कुछ एक ग्रोथ होगा उसके टिप पे। ओके, फिश ईटिंग, ऑब्वियसली फिश ईटिंग, नंबर 4, एंड इट इज द लीस्ट अग्रेसिव, लिख लीजिए वहां पे, इंडेंजर्ड स्पीशीज। वैसे घड़ियाल इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखो इसको पूरा चीज लिख डालो। फोटो दिखा दीजिए सर, एक बार सब दिखा दो। डमरू भी होता है आगे, काहे का डमरू। फोटो भी दिखा देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग लिख लो पहले। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इन दिस केस आप जोड़ना चाहो ना तो एक चीज मिसिंग है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहो तो प्लीज आई सजेस्ट जोड़ लो, मगर मेरे ख्याल से पहले तो देखो घड़ियाल अपना इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, घड़ियाल इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ओके, मगर जो है वल्नरेबल है, मेरा वल्नरेबल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, और क्रोकोडाइल आपका लीस्ट कंसर्न में आता है, क्रोकोडाइल को कोई इशू नहीं है, लीस्ट कंसर्न कहते हैं इसको, लीस्ट कंसर्न। चलिए फोटो देखते हैं सबको, लेट्स गो, लेट्स लुक एट फोटोज। ओके, क्रोकोडाइल वर्सेस एलिगेटर वर्सेस, मगर आया क्या, काइमन। ठीक है, वर्सेस घड़ियाल, कहाँ हुआ है घड़ियाल। चलिए लेट्स लुक एट इट। हैव अ लुक एट दिस। घड़ियाल का देख रहे हो मैंने क्या कहा था आपको, आर यू लुकिंग एट इट। घड़ियाल का मैंने आपको क्या नोट लिखाया अभी गाइस, मुझे बताओ। डिड आई टेल यू दैट घड़ियाल्स हैव अ लॉन्ग बल्बस टिप पे एकदम बल्बस ग्रोथ होगा, टेल में भी डिफरेंस होगा, करेक्ट करेक्ट, पर आपको एटलीस्ट बेसिक वाले आइडिया रखो, आप टेल में पढ़ने जाओगे तो कितना कुछ याद रखोगे, है कि नहीं। क्रोकोडाइल वाला देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या लिखाया अभी, जो सर लिखाया आप देख रहे हो, दिस इज एक्जैक्टली हाउ इट विल लुक लाइक, योर घड़ियाल विल हैव द लॉन्ग बल्बस ग्रोथ एट द टिप, ये देखो यही है वो बल्ब जैसा ग्रोथ होगा एग्जैक्ट टिप पे। आइडेंटिफाई करना होगा नेक्स्ट टाइम, ये वाला चीज पहले देखना, स्नाउट किस तरह का है, वी शेप है, यू शेप है, ब्रॉड है या लंबा है और वो टिप है। ठीक है, दूसरा देख लो हैबिटेट, इलीगल थ्रेट, ये वो सब कुछ। आई शेयर दिस इफ यू वांट टू, चलो मैं आपके साथ ये इस पे शेयर कर देता हूं ग्रुप पे, हैव अ लुक एट इट इन डिटेल, मैं शेयर कर देता हूं सेव इमेज, चलो भाई आई शेयर दिस। ओके लेट्स गो लास्ट वन गाइस, उसके बाद हम देख लेते हैं। आ जाइए वल्चर पे, यूपीएससी का एक टाइम पे बहुत फेवरेट टॉपिक था, ये अब अचानक से छोड़ दिया पूछना, मतलब किसी दिन भी पूछ लेंगे, इतना तो गारंटीड है। जब हम लोग ऐसा फैकल्टी सोचे ना कि अब नहीं पूछेंगे तभी पूछ डालते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब मैं अपियर कर रहा था तो पते बार पूछा था इन लोगों ने। चलिए लेट्स लुक एट वल्चर्स, वुल्टुरे वल्चर्स। वल्चर्स में सबसे पहले गाइस अगर शुरुआत से शुरू करोगे ना तो आपको न्यू वर्ल्ड वल्चर वर्सेस ओल्ड वर्ल्ड वल्चर आना चाहिए। मुझे बताओ गाइस, ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड क्या है। जो अमेरिका खोजने वाला वो जो बंधु गया था, हाँ, वो कहाँ गया था, बताइए। नया और पुराना तो हम पूछ गए, सबके सब चिपकी ली। सर प्रोजेक्ट घड़ियाल, पूरा प्रोजेक्ट घड़ियाल मैंने आपको नहीं बताया, डिड आई नॉट डिस्कस प्रोजेक्ट घड़ियाल फ्रेंड्स। ओ यार हाँ, हमने बस डिफरेंस ही किया, करेक्ट, सॉरी लेट्स राइट डाउन प्रोजेक्ट घड़ियाल लिखो, करेक्ट लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट घड़ियाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सही कहा माय बैड, लेट्स गो फॉरवर्ड प्रोजेक्ट घड़ियाल के साथ। ओके, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल्स, पहले आप समझ गए द डिफरेंसेस, इफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंसेस देन इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि घड़ियाल कहां पाया जाता है, क्या करता है, नहीं करता है, वो हम समझ लेंगे। ठीक है, पहले लिखिए द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड, लेट्स राइट डाउन इश्यूज या चैलेंजेस, मैं दिमाग से स्लिप हो गया यार, आई एम रियली सॉरी, ऐसा होता नहीं नॉर्मली। इश्यूज या चैलेंजेस बताइए गाइस, कहां क्या क्या इश्यूज हो सकती हैं, सबसे पहले लिखिए। लिखिए यहाँ पे हैबिटेट डिग्रेडेशन ड्यू टू पॉल्यूशन सबसे पहले। ओके नेक्स्ट लिखिए। लेट मी सी आप लोग क्या क्या बता रहे हो। क्लाइमेट चेंज, पोचिंग, पोचिंग इसका हाँ ठीक है, और बताओ, थिंक ऑफ मोर। ओके नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ मिलता है अभी फिलहाल। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, सबसे पहला गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम, एंड देन यू फाइंड इट एट महानदी ब्राह्मणी, महानदी ब्राह्मणी, महानदी ब्राह्मणी। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ कहाँ इनको प्रोटेक्शन हमने देख रखा है। एक तो आपका ऑब्वियसली वो वाला ही है जो हमने अभी मैपिंग में किया, कतरनी घाट, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा इंडस रिवर सिस्टम में तो मिलता है, प्लस इंडस बियास में तो हो रहा है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो इंडस प्लीज जोड़ लेना ऊपर में, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहला।
और एक चंबल में आपका है नेशनल चंबल सेंचुरी, इसको कहते हैं चंबल रिवर में नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, इसमें चाहो तो थोड़ा और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ डैम्स, बराजेस, रिजर्वायर एक्सेट्रा, रिजर्वायर एक्सेट्रा। मुझे बताइए, जब आपको पता चल गया कि ब्रह्मपुत्र में प्रॉब्लम है, कौन सा नेशनल वाटरवे मेरा इफेक्ट करेगा घड़ियाल की पॉपुलेशन को, अगर ब्रह्मपुत्र में मिलता है तो विच नेशनल वाटरवे नंबर विल अफेक्ट इट? सादिया धुबड़ी कौन सा है नेशनल वाटरवे? सादिया धुबड़ी। गाइस ये ना आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी नॉलेज। अब इसको आप लोग नहीं रोक सकते अभी, यू हैव टू इंक्लूड ज्योग्राफी, नहीं तो कैसे फिर आप आंसर कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे उधर? नंबर 3, लॉस ऑफ इंडिकेटर स्पीशीज अफेक्ट्स इकोसिस्टम। प्रॉब्लम क्या है? घड़ियाल इज एन इंडिकेटर स्पीशीज, ओके, और इसका लॉस होने से मेरा जो रिवर इकोसिस्टम है वो डायरेक्टली अफेक्ट होगा। सो दिस इज वन चैलेंज दैट वी हैव बिफोर अस। ठीक है, सादिया धुबड़ी वाला नेशनल वाटरवे सही आंसर बताओ गाइस, आप लोग कितने गलत आंसर बता रहे हो, सब तक गए हो क्या? हाँ, NW2 नहीं है नेशनल वाटरवे 2, दूसरा नंबर करेक्ट। चलो, तो दिस इज द गोल ऑफ, दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम बिफोर प्रोजेक्ट घड़ियाल। अब इसको एड्रेस करने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं ये देख लीजिए। यहाँ पे दे आर गोइंग अहेड एंड सेइंग कि अब हम ये प्रोटेक्टेड एरियाज में घड़ियाल के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओके। एट द सेम टाइम दे हैव गॉन अहेड एंड सेड कि हम जाके इनके लिए स्पेसिफिक एरियाज बनाएंगे, समझो ऐसे, ठीक है। और उसके बाद रीइंट्रोडक्शन करेंगे, लिखिए यहाँ पे वे फॉरवर्ड। नंबर 1, रीइंट्रोडक्शन इन लॉस्ट हैबिटेट्स, जो कि आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल बियास में, बियास रिवर सिस्टम में आपने किया है। बियास में अब घड़ियाल को रीइंट्रोड्यूस किया गया है, ओके, ठीक है, ओके। बाय द वे मैं आपको बता दूं बियास में और क्या इंपॉर्टेंट मिलता है फ्रेंड्स, घड़ियाल के अलावा एक और एक्वाटिक एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। बियास रिवर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो घड़ियाल का चल रहा है, घड़ियाल कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा, बहुत बढ़िया आंसर, गुड आंसर, गुड, अपने डॉल्फिन का, दोनों का चल रहा है यहाँ पे, एंड इट इज द ओनली रिवर सिस्टम जहां पे ये दोनों आपको कंजर्वेशन स्टेटस आप देख रखे हो, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो इफ यू वांट, दैट इट इज द ओनली रिवर सिस्टम व्हिच होस्ट्स द ओनली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पे, द ओनली रिवर सिस्टम दैट होस्ट्स बोथ घड़ियाल प्लस डॉल्फिन। एक काम करो, वो सारे रिवर्स लिख डालो, तो आप उसी में कंफ्यूज हो गए, ये सवाल वहीं से घुमा सकते हैं। लिखो यहाँ पे घड़ियाल का रिवर सिस्टम्स कहाँ कहाँ मिलता है, चलो लिखो ये सारे के सारे लिख डालते हैं, क्योंकि यूपीएससी वाले यही पूछेंगे, उनको पता है कि यहाँ पे सब कंफ्यूज होता है, तो लेट्स डू दिस, कंफ्यूजन ही दूर करो। घड़ियाल के रिवर सिस्टम लिखिए, सबसे पहला चंबल, ओके। नंबर 2, जो आप लोग घाघरा गंडक बता रहे थे, आप लोग एकदम सही हो, लिखो उधर घाघरा गंडक कौन कौन से रिवर में मिलते हैं। नंबर 4, ओके, रामगंगा। नंबर 5, गिरवा। नंबर 6 सोन रिवर ऑब्वियसली। नंबर 7 ब्रह्मपुत्र, ओके, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर, वो दो ही जगह, कुकरेल और मध्य प्रदेश, दो ही जगह तो है, करेक्ट, बलचर का काफी जगह है। घड़ियाल का है कुकरेल उत्तर प्रदेश और चंबल, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर। नंबर 1 कुकरेल, KUKRAIL, ये यूपी में। नंबर 2 चंबल, ये एमपी में, दो ही है फिलहाल, ठीक है। ये कुकरेल जो है ना, इनफैक्ट आप देखोगे ये इन लखनऊ ओनली, कभी लखनऊ जाओगे विजिटिंग तो जाना, देख के आओ, मस्त है वो, देखने लायक, ठीक है। कुकरेल एंड चंबल, व्हाट इट, दिस इज योर घड़ियाल प्रोजेक्ट घड़ियाल, यू डोंट नीड टू नो मोर देन दिस, काफी है। आगे बढ़ो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वल्चर्स करेंगे, उसको देख लेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़े। जी सर है ना लखनऊ में रवि, मैं गया हूं गाइस, आई सीन इट रवि, बहुत ही बढ़िया था, आई एक्चुअली एंजॉयड दैट विजिट। नेक्स्ट चलिए, एक स्लाइड में अपन वल्चर फिनिश करेंगे बस। पहले देखते हैं न्यू वर्ल्ड वल्चर वर्सेस ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यू वर्ल्ड हम कहते हैं अमेरिकाज को, ठीक है, यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों आते हैं न्यू वर्ल्ड में, यूरोप, एशिया, अफ्रीका ये आता है ओल्ड वर्ल्ड में। इसी हिसाब से देखोगे न्यू वर्ल्ड एप्स, ओल्ड वर्ल्ड एप्स, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप में से कितनों को पता है, अब मेरी ड्राइंग पे कमेंट मत करना, पर एक चीज देखो, फॉर एग्जांपल ये मान लो मेरा एक वल्चर है, चलो वल्चर जैसा दिखता तो नहीं है पर चलो कोई मान लो, ठीक है, और ये इसके पैर है। क्या आपको पता है कि जब वल्चर यूरिनेट करता है, ठीक है, ध्यान देना, वल्चर जब यूरिनेट करता है तो कौन सा इनमें से वो वल्चर है जो कि अपने पैर से ऐसे आपको उसका यूरिन ऐसे पास करता है उसके पैरों से, मतलब वो यूरिनेट करेगा और सीधा ऐसे, जैसे बच्चे नहीं करते, कौन सा वो वल्चर है, क्यों करता है, ये भी पता है आपको, बताओ। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यों करता है वल्चर अपने ही पैर पे यूरिनेट? अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा तो आपने देखा होगा ना एक एपिसोड में जोई के ऊपर, मोनिका के ऊपर जोई जाके यूरिनेट करता है, क्यों कर रहा था वो यूरिनेट? किडनी प्रॉब्लम, अरे आप तो वल्चर को मार ही दोगे। टू कूल हिज बॉडी, करेक्ट, गुड, लिखिए इस प्रोसेस को जिसको हम कहते हैं कि यूरिनेटिंग ऑन वंस ओन फीट, ऑन वंस ओन लेग, ओके, दैट प्रोसेस इज नोन एज यूरो हाइड्रोलाइसिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूरो हाइड्रोसिस। ये जो प्रोसेस है ना जहां पे अपने ही पैर पे वो यूरिनेट कर रहा है, इसको हम कहते हैं यूरो हाइड्रोसिस, पहली बात, ठीक है। तो लिखो, पॉइंट्स लिखना शुरू करो, देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल इसी से बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं पहले, लिखिए इधर, ओनली न्यू वर्ल्ड वल्चर्स
engage in urohydrosis. Okay, urohydrosis, इसमें लिखिए the act of defecating down the legs. Okay, the act of defecating down the legs. क्यों? जैसे कि एक स्टूडेंट ने बहुत करेक्टली आंसर किया, using the liquid for cooling. गर्मी लगती है तो वो अपने पे ही यूरिनेट कर देता है. ओके, नंबर 2 लिखिए. नंबर 2 लिखिए यहाँ पे. न्यू वर्ल्ड वल्चर्स. न्यू वर्ल्ड वल्चर्स do not have voice box, thus they grunt or hiss. ठीक है, ये सांपों जैसा आवाज निकालते हैं. ओके, लिखिए. नंबर 3, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स डू नॉट बिल्ड नेस्ट्स. ये अपना नेस्ट नहीं बनाते हैं. इनफैक्ट आप देखोगे इनको बिल्डिंग के आसपास आपको कहीं मिलेंगे न्यू वर्ल्ड वाले. ठीक है, बिल्डिंग या ग्राउंड के ऊपर या कहीं पे होंगे. ओल्ड वर्ल्ड वाले जो है वो बनाते हैं. देखिए यहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड जो हमारे यहाँ वाले हैं वो नेस्ट बनाते हैं भैया अपना. नंबर 5, नंबर 5. ओके, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स हमारे वाले हैव स्ट्रॉन्गर फीट. हैव स्ट्रॉन्गर फीट. ठीक है, हमारे वालों का फीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके, और यहाँ पे अब 2 पॉइंट और लिख लो. उसके बाद आपको हम डाइक्लोफेनाक का स्टोरी सुनाएंगे. उसके बाद वल्चर वाले कंजर्वेशन सेंटर्स देखेंगे और डन. ठीक है, चलिए लिखिए. सबसे पहले लिखिए ऑल वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स. ये दोनों ऑल वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स. नेक्स्ट, ऑल वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इन स्टमक. बताइए गाइस, ये किस चीज का एग्जांपल हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि इनका जेनेटिक रिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इकोक्लाइन? क्या मैं कह सकता हूं गाइस? मुझे बताओ, जो लोगों ने पूरा सारे लेक्चर्स मेरे साथ अटेंड किए हैं. कैन आई से कि दिस इज द वेरिएशन ऑफ अ ट्रेट अक्रॉस अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया? कैन आई से इट इज एन इकोक्लाइन? समझ रहे हो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोक्लाइन का, कि एक ही स्पीशीज का 2 डिफरेंट वैरायटी जो कि लार्ज ट्रांजिशनल एरिया में आपको मिल रहा है. एक अमेरिका में घूम रहा है, एक हमारे यहाँ दिल्ली में घूम रहा है. इकोक्लाइन कहेंगे ना फ्रेंड्स? ट्रेट वाला. गुड शिवमजीत, गुड. ये तो चाहिए. जिन लोगों ने पूरा सारा फॉलो किया होगा ना, आपको बहुत आसान लगेगा ये. ठीक है, अब देखो, ये जब लिख लिया हमको बताइएगा, फिर विल गो फॉरवर्ड. अब 5 मिनट और, उसका ब्रेक, फिर से बात. 7-8 बजे कोई बात नहीं. ठीक है, जरूरी है क्लास. डन हो गया. चलिए, एक चीज अब बस आपको समझना है कि वल्चर पॉपुलेशन इंडिया में अफेक्ट क्यों हुआ. ठीक है, तो ये स्टोरी उस टाइम की जब हम लोग सिविल सर्विस प्रिपेयर कर रहे थे. हम लोग को हमारे टीचर्स ने भर भर के पढ़ाया था, तो इसलिए इस पे नॉलेज तो भरपूर है. ठीक है, अब देखिए, पहले एक कंपोनेंट होता था, इसको कहते थे डाइक्लोफेनाक. ठीक है, ये बहुत चलता था हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में. ठीक है, आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह में यूज करते थे ये कंपोनेंट. अब उसके चलते हुआ क्या, देखो फूड चेन कैसे काम करता है. आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ने आपने धान पे मारा, धान को खाया काऊ ने, काऊ गया डेड, एंटर वल्चर, क्योंकि भाई वल्चर तो खाएगा, स्कैवेंजर है. तो ये डाइक्लोफेनाक जो है ना, यहाँ पे से ये बढ़ते 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 अब डेड में आया और फिर वल्चर के अंदर आ गया. इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. ये कॉन्सेप्ट अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज कमिंग सून. कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आपके फूड चेन में घुसा और इसका इफेक्ट देखा गया कुछ और अलग ट्रॉफिक लेवल पे जाके. ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, ये वल्चर्स डाइक्लोफेनाक डाइजेस्ट नहीं कर पाए और अचानक से देखा गया कि धड़ाधड़ इनका पॉपुलेशन फटाफट मरना शुरू हुआ. जब एनालिसिस किया गया, सैंपल किया गया वल्चर के डेड बॉडी का, देखा गया कि डाइक्लोफेनाक का कंपोनेंट ज्यादा है. ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने जाके डाइक्लोफेनाक को कर दिया बैन. सबसे पहले, अरे गेटिंग इट, सबसे पहले उन्होंने कर दिया डाइक्लोफेनाक को बैन और उसकी जगह एक और नया कंपोनेंट ले जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट देन यू रियलाइज दैट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिक्लाइनिंग वल्चर पॉपुलेशन. लिखिए यहाँ पे इश्यूज. नंबर 1, डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग. नंबर 2, ठीक है, सेकेंडरी पॉइजनिंग लिखिए यहाँ पे. नंबर 3 हैबिटेट. ये नेस्ट बनाता है क्या अपना वाला? मुझे बताओ फ्रेंड्स, हमारा वाला वल्चर नेस्ट बनाता है ना? तो अगर नेस्ट बनाने का जगह नहीं है तो वो कहाँ से नेस्टिंग करेगा, कहाँ से उसका नेक्स्ट प्रोजेनी आएगा. ठीक है, उसके बाद लिखिए पोचिंग, हंटिंग मेजर इशू है. एंड नंबर 5 यू विल राइट अबाउट लेड पॉइजनिंग लीडिंग टू डिजीज आउटब्रेक्स. ठीक है, ये लेड को भी नहीं हैंडल कर पाता है. लेड जो कि आपके घर के पेंट में भी होगा, आजकल लेड फ्री पेंट बेचते हैं एशियन पेंट्स वाले. क्यों? क्योंकि अगर आप नवजात शिशु, आपके घर पे अगर न्यूबॉर्न बेबी है, आपने उसके आने के पहले घर में पूरा फुल पेंटिंग कराया और वो फ्रेश पेंट का स्मेल अभी भी आ रहा है, तो आपने अपने बच्चे का बेसिकली लंग वहीं खराब कर दिया. दैट इज इट. ओके, एक और चीज कर लीजिए एंड देन वी विल जस्ट क्विकली ब्रेक. ठीक है, थोड़ा सा स्पीशीज वैरायटी के बारे में लिख लीजिए बस. इंडिया में 4 तरह के वल्चर्स हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनके नाम आपको पता होना जरूरी है. सो लेट्स राइट अबाउट देम. क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स इन इंडिया. क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स इन इंडिया. नंबर 1 सबसे पहले लिखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले. सिर्फ आपको सीआर वाले जाने, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले. ठीक है, सबसे पहले लिखिए रेड हेडेड वल्चर. नंबर 2 स्लेंडर वाला. ठीक है, लिखिए
स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड स्लेंडर बिल्ड वल्चर. नंबर 3 ओरिएंटल वाला, ओरिएंटल वल्चर. एंड नंबर 4 RSO एंड L, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड एंड लॉन्ग बिल्ड दोनों, लॉन्ग बिल्ड वल्चर. इनके लिए काफी स्टेप्स लिया जा रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, इज दैट उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारा पहला क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर का, ओके, एक सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया, ठीक है, महाराजगंज में. लेट्स हैव अ लुक एट इट. चलो मैं आपको न्यूज़ ही दिखाता हूं, इसको प्लीज अपने नोट्स में ऐड करेंगे गाइस. यहां पे सर्च करते हैं, क्या सर्च करें हम, वल्चर उत्तर प्रदेश आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से. हाँ भाई ये लो, ये इसी साल का न्यूज़ है, व्हिच इज व्हाई आई सजेस्ट ऐड दिस टू योर न्यूज़, ऐड दिस टू योर नोट्स प्लीज, इसको नोट्स पे ऐड करिए. सेकेंडरी पॉइजनिंग मतलब क्या हुआ, एक तो डाइक्लोफेनाक के चलते मर रहे थे, बाकी सारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं हो रहे हैं, वो उनका फायदा थोड़ी ना कर रहे हैं. तो बस वही है कि जितना आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करोगे, जितना आपके फूड चेन में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लेड घुसेगा, एंड ऑफ द डे वो कार्कस, वो डेड बॉडी तो वल्चर ने खाना है ना. तो इसलिए आप देखोगे कि वो जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा उनका पॉपुलेशन रिस्क है. इसको लिखो प्लीज, एड इट इन योर नोट्स. एशियन किंग वल्चर, जिसको रेड हेडेड वल्चर भी कहते हैं, इसका पहला ब्रीडिंग सेंटर आपका खुला है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर. ओके, व्हाट यू विल आल्सो सी इज इंडिया आल्सो हैज मेनी अदर वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स बाय द वे. ये आप मान के चलो, सिर्फ ये अकेला नहीं है बाय द वे, ठीक है. यू वांट द लिस्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया, एक तो आपका यहाँ पे जटायु, एक हरियाणा में, यहीं पे पास में है दिल्ली का. ये लिखो पहले, इसको ऐड दिस, इसको ऐड करिए पहले अपने नोट्स में. इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, और साथ में लिख लीजिए करंट अफेयर्स. तो कैसे छोड़ देगा इस करंट अफेयर्स के बगैर, छोड़ेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा. यहाँ पे लिख लीजिए कहाँ कहाँ खोले गए हैं ऑफ लेट वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम से, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स. ये आपकी बुक्स में नहीं होगा डाउट, क्योंकि जब बुक्स छपे होंगे तब तक ही नहीं है. नंबर 1, नंबर 1 कहाँ कहाँ है हमारा, लेट्स सी. एक तो आपका पिंजौर में है, ठीक है, जटायु सेंटर पिंजौर हरियाणा में. नंबर 2 जटायु सेंटर पिंजौर, या जटायु वल्चर ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर भी कहते हैं उसको. ओके, आई कांट रिमेंबर द अदर वंस, ठीक है. तो दूसरा वाला अपना अभी जो आपने देखा महाराजगंज, महाराजगंज उत्तर प्रदेश. नंबर 3 नॉट अवेयर, बस ये दो है, मैं आपको और बता दूंगा. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द अदर वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. एक तो जू में चल रहा है अपना, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलो विल स्टॉप हियर, गो टेक अ क्विक ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक लीजिए और फटाफट आ जाइए. मजूली रानी नसाम करेक्ट. आप जानते हो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 5 जूस में भी चला रहा है वो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर. नंदनकानन जू में एक है, ठीक है, बट नॉट द जूस. जो एक पर्टिकुलर जटायु वाले कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है ना, मैं वो लिस्ट आपको दे दूंगा, मुझे रिमाइंड कर देना. आई डोंट हैव इट ऑन मी राइट नाउ. चलो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, एकदम फटाफट करते हैं. 8:07 हुआ है, 8:10 पे शुरू करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग. 15-20 सवाल है, फटाफट लगाओ कर दो, ठीक है. लेट मी रिमाइंड वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स. बस मेरे पास नोट्स हैं इसके यार, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स. एक बार मैं चेक करता हूँ, वेट, कहाँ पे है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर वाले नोट्स मेरे. एक तो पिंजौर में है फॉर श्योर. टेक अ क्विक ब्रेक फ्रेंड्स, उसके जल्दी से आ जाइए, सवाल लगाते हैं फिर थोड़ा. मैनुअल इसमें होगा ना. ये तो सिर्फ जू वाला बता रहा है. नेवरदलेस राजा भात खावा बंगाल करेक्ट. अरे वो तो वही करता रहता है, प्रवीण कासवान उसी का तो डालता है, राजा भात खावा वेस्ट बंगाल. एक और है फ्रेंड्स, 4 है. न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड का मीनिंग में डिफरेंस. न्यू वर्ल्ड मतलब नया दुनिया, जो कि बाद में खोजा गया, ठीक है, और ओल्ड वर्ल्ड मतलब जहां से खोजने गए थे लोग. ये वाला देखना चाह रहे हो आप, लिख लो लिख लो, उसका सवाल लगाते हैं फ्रेंड्स. चलिए फटाफट, जस्ट क्विकली टेक अ क्विक बायो ब्रेक एंड कम बैक एएसएपी. ऑस्ट्रिचेस वी विल नॉट डू. इंडिया में ऑस्ट्रिच मिलता है क्या? मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रिच इंडिया में नहीं मिलता है. कि मिलता है इंडिया में ऑस्ट्रिच? देखा क्या कभी नहीं किसी है इंडिया में ऑस्ट्रिच? इंडिया में तो ऑस्ट्रिच नहीं मिलता है. मिलता है इंडिया में ऑस्ट्रिच? कहाँ पे ऑस्ट्रिच मिलता है? कि एमू है वो? नहीं, जू का छोड़ दो, जू का तो क्या, नेचुरली मैं बता रहा हूँ. नेचुरली हमें ऑस्ट्रिच मिलता है इंडिया में. ऊँट भी पढ़ा दीजिए. हाँ, जिनका कोई लेना देना नहीं है कंजर्वेशन से, वो भी पढ़ लेते हैं. इसका गाय भैंस बछड़ा गोरू सब सब, कुत्ता बिल्ली, क्यों नहीं. इसके बाद आप लोग सीधा सिविल सर्विस नहीं, फिर आप लोग WWF इंडिया ज्वाइन कर लो, मैं आपको रेफर भी कर दूंगा वहाँ पे. इंटरव्यू तक तो पहुंच ही जाओगे. ये सिविल सर्विस में क्या करना है इतना ज्ञान लेके. चल भाई, डॉल्फिन चीता जो नोट्स में वो काफी है वेदांता, जो आपकी स्टडी की बुक में वो दैट इज मोर देन एनफ. ये देखो मैंने अलग से पढ़ा है आपको, ये बुक में नहीं है ना. जो डॉल्फिन चीता उसमें वो मोर देन एनफ है, उससे आगे का नहीं देखना आपको, ठीक है. चलिए सवाल लगाए फ्रेंड्स. 8:15 हो गए यार, लगा लेते गाइस टपटप. शुरू करें क्या? बलिया यू हैव सीन वल्चर, बलिया में तो मिल जाएगा, ठीक है. फंडा फॉर दोज ऑफ यू जो मेरे साथ पहले सवाल नहीं लगाए, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं. 15 या 16 सवाल है सिर्फ. वैसे मैं डेली बेसिस पे आपको 5-6 सवाल यहाँ क्लास में भी कराऊंगा, यही मैंने सोचा आज, डिसाइड वी शुड डू दिस मोर. ओके, आज के लिए 15 सवाल है. आपको करना क्या है, जो इनकरेक्ट होंगे पहले आप एनालाइज करो किस तरह का इनकरेक्ट हुआ,
क्या आपको टॉपिक नहीं पता था, या आपको टॉपिक पता था पर एप्लीकेशन एरर की, आपने सब्जेक्ट ये क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, या इनकरेक्ट करेक्ट वाला मिस्टेक किया, या जो भी। अगर ये मिस्टेक था कि आपको याद ही नहीं है, तब तो रिवाइज करो, सबसे पहले जाके उस टॉपिक को रिवाइज करो। और अगर ये मिस्टेक है कि टॉपिक पढ़ा, सब कुछ किया, फिर भी जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो यू नीड टू गो अहेड एंड सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ओके, नाउ बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग, किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक एसओपी होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है मुंह उठा के एमसीक्यू सॉल्व करना, नो। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, फर्स्ट पहले देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या सवाल पूछ रहा है मुझसे, उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शंस, एंड फाइनली गो एंड सी कि आपको इनकरेक्ट या करेक्ट में कौन सा पूछा गया। ये एसओपी आपको लेके चलना है, क्यों? क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, काफी दफा यहां पे लोग मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा इनकरेक्ट, हम मार्क करके आएंगे करेक्ट। और अगर आप ये करके आते हो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपने आप को जूते मारने का मन करता है, इतना सिंपल मिस्टेक आप करके आओगे जिसको हम लोग को बचपन से बताया गया सिली एरर, हम कुछ नहीं है, एक आपको तरीका नहीं बताया गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो सिली मिस्टेक नहीं करना आपने, ये एसओपी फॉलो करोगे आप, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्ट, चलो 15 सवाल जल्दी करते हैं, लेट्स गो। बताइए, वीर शिकारगढ़ जोधपुर, वीर शिकारगढ़ तो वही उसी के पास है, पिंजौर के पास ही तो है वो, नहीं? ठीक है, आंसर्स देते जाएंगे गाइस। कितने लोग हैं क्लास में? 450 500 लोग हैं, सब बताओ आंसर्स। Why is biodiversity important to an ecosystem's ability to withstand external shock? हमने क्या समझा था? बायोडाइवर्सिटी से क्या क्या होता है? एक, आपका स्पीशीज का नंबर बढ़ता है, दूसरा आपका इकोसिस्टम में डाइवर्स होता है, मोर एंड मोर डाइवर्स सिस्टम्स, डाइवर्स स्पीशीज। साथ ही हमने देखा हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट? हाँ कि ना? जितना बायोडाइवर्स है आपका एरिया, उतना सशक्त है आपका एरिया, ऐसे समझो। प्लस वो मान लो आपको नहीं भी पता एग्जाम में, भूल गया, कोई बात नहीं, होता है। एक चीज देखो, इट लीड्स टू ओनली इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। पहली बात तो इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ पॉपुलेशन का इंक्रीज, अनलेस एंड अंटिल आप श्योर हो, क्योंकि इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम ऑप्शन। एक्सट्रीम ऑप्शन मतलब क्या? जहां पे ओनली हो, जहां पे ऑल हो, नन हो, जो नंबर्स आप क्वांटिफाई कर रहे हो, वो अगर आप चूज कर रहे हो ना, सबसे पहले बी श्योर ऑफ इट। तुक्का मारना भी है ना, वैसे कभी मत मारना यूपीएससी में, 0 चांसेस ऑफ तुक्का होना चाहिए, पर अगर ऐसा अटेम्प्ट करने का इच्छा कर रहा है, तो प्लीज ऐसे वाले को तो मत ही करना, बेवकूफी है, ठीक है। इट डज नॉट जस्ट लीड टू ओनली इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये बस 10 काम और करता है भाई। रेजिलियंस, एब्सोल्युटली रेजिलियंस मैंने आपको समझाया है, याद है वो जैकी वाला मूवी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, रॉकी, करेक्ट? तो हमारा आंसर इधर है बी। जिन लोगों ने सी या डी मार्क किया, प्लीज गो अहेड एंड रिवाइज बायोडाइवर्सिटी का ओपनिंग क्लास का लेक्चर सुनो जाके, 15 मिनट, उससे 15-20 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए हमको। अनुराधा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपने बस पढ़ना है दिन रात, वो सब छोड़ दो अभी। समझा नहीं? बी क्यों? क्योंकि ए नहीं। बी छोड़ दो, क्यों? वो छोड़ दो, ए तो नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। और रेजिलियंस क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में जितना प्लांट होगा आपका, जितना एनिमल होगा आपका, जितना स्पीशीज रिचनेस होगा, जितना स्पीशीज वेरिएशन होगा, उतना रेजिलियंस है ना, सशक्त है आपका वो एरिया, करेक्ट? चलो ये तो आसान है। मैंने आपको क्या बताया है? द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट एवर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया था ये। पर सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर वाला एक्ट आया 1974, एयर प्रिवेंशन एक्ट आया 1900 वर्ल्ड कप के 2 साल पहले 81, और ये वर्ल्ड कप के 1 साल पहले 86। तो 1 2 3 करेक्ट, करेक्ट, 1 2 3 4 सही है। वाटर 1974 आया था फ्रेंड्स, 71 77 नहीं 74। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर वाला आया 1974, एयर वाला आया 81, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 86। वाटर पहले आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में ना। टेल मी, वाटर वाला एक्ट कब आया था? 1972। वाटर सबसे पहले आया था द कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन प्रोसेस बाबू, कॉम्प्रिहेंसिव, इट वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन। मैंने क्या बताया था आपको? टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये भी तो था नोट्स में आपके, करेक्ट? फर्स्ट लेजिस्लेशन टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, एनवायरनमेंट थोड़ी ना हुआ वो, करेक्ट? याद रखना, इसलिए तो मेरे नोट्स आपको एकदम पर्टिकुलर लिखा है गाइस, मेरे नोट्स आप रटो जाके, अगर नहीं हो रहा रट डालो, ठीक है। वाटर का जो एक्ट आया था वो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक पहला था, पर क्रोनोलॉजी में तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पहले आया था, 2 साल पहले, करेक्ट? नेक्स्ट गो फॉरवर्ड, देखो नेक्स्ट। ये बताओ भाई, हम लोग स्पॉन्टेनियस सेल्फ कंबशन क्यों नहीं होता? हम लोग अचानक, इतना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस है, हम लोग जलते क्यों नहीं? ये भी अदर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज थोड़ी देर में आएंगे। नाइट्रोजन के चलते, नाइट्रोजन डाइल्यूट्स ऑक्सीजन, याद रखना। फॉर दोस ऑफ यू जो 1 और 2 कर रहे हो, ये सब गलत है, हां, इट इज जस्ट नाइट्रोजन। देखो अपने इसमें नाइट्रोजन रफली 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ठीक है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि कंबस्टिबल गैस है, जलने के दौरान इसका यूज होता है, करेक्ट? तो कॉमन सेंस कहना चाहिए कि अर्थ पे जलना चाहिए था सब कुछ, वोलेटाइल होना चाहिए था सब कुछ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये डाइल्यूट करता है, ये बैलेंस करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ज्योग्राफी का सवाल है, पर मैंने ऐसे ही पूछ डाला इस बार, देखे तो कितना लोगों को ज्योग्राफी याद है, ठीक है। ध्यान रखो, नाइट्रोजन का काम ही क्या है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ है, नाइट्रोजन नॉन ज्वलनशील पदार्थ है, ओके। नंबर 4 बताइए भाई, एड स्पीशीज क्या क्या होता है? एरिया ए, एरिया सी, बीच का एरिया जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है उसको मैं कहता हूं इकोटोन, ये बन गया मेरा इकोटोन। और यहां पे मैं देखता हूं कि मेरे स्पीशीज जो हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, बोथ इन नंबर एंड इन फिजियोलॉजिकली, करेक्ट? तो कहना इसे दैट माय एज स्पीशीज आर दोज स्पीशीज दैट लिव इन एरिया बी
एंड हुज नंबर मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन ANC। ANC से कम नहीं होगा, इक्वल हो सकता है या नॉर्मली ज्यादा होता है। नॉर्मली हम ज्यादा की तरफ जानते हैं, करेक्ट। इसलिए हमारा इकोटोन का जो रीजन होता है उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है। मैंग्रोव सोचो, करेक्ट। मैंग्रोव सोचो, इधर में मैंग्रोव है, इधर में बे ऑफ बंगाल है, इधर में हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, कलकत्ता है उधर। किस साइड पे टाइगर ज्यादा है? बीच में। टाइगर का बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलेगा मुझे? नहीं। हावड़ा ब्रिज के नीचे मिलेगा मुझे? नहीं। तो क्या हुआ? द नंबर ऑफ स्पीशीज इज हायर देन सराउंडिंग एरियाज, करेक्ट। हायर और इक्वल टू कहते हैं, ये भी करेक्ट है, पर इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, इज इक्वल टू और मोर। ओके, बी है आंसर इसका। नेक्स्ट, मल्टीपल है गाइस, मल्टीपल है। मैंने ऑप्शन नहीं देना आपको, ऑप्शन भूल जाओ। मल्टीपल है, मुझे बताओ कौन कौन से। वैभव 2 and 4, अनुराधा, आई थिंक अनुराधा आप सही हो, दृष्टि आप सही हो, गुड, आंचल सही हो, शिल्पा आप भी सही हो, शुभम भाई करेक्ट। लेट्स सी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, आप एकदम प्राइमरी से शुरू करोगे और आप जाओगे एकदम कॉम्प्लेक्स लाइफ की तरफ। एक शब्द में ऐसे समझ सकता हूं ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन यही है, प्राइमरी लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ का जो पूरा जर्नी है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, करेक्ट। आप एल्गे या एकदम सिंपल फॉर्म से आप हाथी घोड़ा की तरफ जा रहे हो, तो भाई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है भाई, होगा। डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहां पे मेरा तीन ही प्रकार का था, एल्गे हमने लिखा था ना वो सारे, करेक्ट। यू हैड एल्गे, यू हैड वायरस, यू हैड बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दैट नाउ हेड्स टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, लाइकेन वगैरह, करेक्ट। तो मतलब मेरा स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है अगर, तो मेरा फूड वेब, फूड चेन थोड़ी ना सिंपल होगा, और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, सिंपल फूड वेब नहीं होगा। शिफ्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रिजर्वोयर, ये तो होगा भाई। तो क्या मैं कह सकता हूं, व्हिच ऑफ द अबव इज और आर नॉट। देखो मार्क करने से पहले मैं चेक करूंगा क्या पूछा गया, 2 and 3। गॉट इट। डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों होगा? यहाँ पे तो आपके क्या है, एल्गे, लाइकेन, बस यही तो है, 1 2 3। इधर जाके जैसे जैसे सक्सेशन हो रहा है वहां पे आपके बड़े बड़े ट्रीज आ रहे हैं, ओक, बर्च, फर्न, ये वो बड़े बड़े ट्रीज आ रहे हैं, उनका तो स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑब्वियसली हायर है इनसे, करेक्ट। 2 and 3। नेक्स्ट बताओ भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सूर्य की किरणें आ रही है, ओके, तो मतलब मेरा एनर्जी हुआ फ्री टू पोटेंशियल, हो गया आंसर। जस्ट वन बाबू, जस्ट वन इज द करेक्ट आंसर हियर। ओनली टू, ओनली टू। सन से आपका एनर्जी आया, मतलब फ्री एनर्जी था सन का, वो आके मेरे प्लांट्स ने अपने पास ट्रैप किया, स्टोर किया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। मतलब मेरा एनर्जी कन्वर्जन क्या है, फ्री एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं भाई, फ्री एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एंड स्टोर्ड, करेक्ट। ओके, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन इज टेकन, ये सही होता तो फिर हम लोग सांस कैसे लेते, करेक्ट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट, नंबर 7। ज्योग्राफी एनवायरमेंट का था वो प्रीवियस ईयर वाला, अनुपम। फोटोसिंथेसिस तो एनवायरमेंट में आएगा ना, वो पीवाईक्यू ही है, अब पीवाईक्यू करा रहे आपको। 1 and 3 आर रॉन्ग, 4 क्यों रॉन्ग होगा? 4 गलत नहीं है, 4 एब्सोल्युटली सही है। मॉन्टे रिकॉर्ड वही तो है, वो सारा लिस्ट वेटलैंड्स का जो कि थ्रेटेंड है, जिनका कि जाने से आपका नेशनल गवर्नमेंट का थू होगा, करेक्ट। प्रोहिबिट्स ऑल यूज, देख रहे हो, एक्सट्रीम वर्ड। इनफैक्ट आप देखोगे रामसार कन्वेंशन के अंदर फेयर यूज का कांसेप्ट है, फेयर यूज, सस्टेनेबल यूज, सस्टेनेबिलिटी का कांसेप्ट है, कर सकते हो यूज आप, पर सस्टेनेबली करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप सब बंद कर दो, नो, इनकरेक्ट। मस्ट हैव अ वेटलैंड डेजिग्नेटेड, करेक्ट। कौन सा कंट्री का सबसे ज्यादा है? यूके, यूके का सबसे ज्यादा है ना, और किसका एरिया सबसे ज्यादा है? लिथियम ट्रायंगल वाला, लिथियम ट्रायंगल वाला एरिया सबसे ज्यादा है, बोलिविया का, गुड। आपने लिखा था वो नोट्स, हमने क्लास में लिखा था वो, परफेक्ट। तो आपने गलत पूछा ना इसमें, 1 and 3, परफेक्ट, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट, बताओ फ्रेंड्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ध्यान से सोचो। क्या मेरा एनटीसीए 1972 में आ गया था या किसी अमेंडमेंट के अंदर आया था? सोचो, किसी अमेंडमेंट के अंदर आया था मेरे ख्याल से, आपने लिखा भी था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006-7, मेरे ख्याल से तो 2006 का अमेंडमेंट में आया था, तो मतलब 1 तो इनकरेक्ट है। इट डिड नॉट कम एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बट इट केम एज अ रिजल्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006-7, करेक्ट। एनटीसीए इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। एनटीसीए हैज मेंबरशिप ऑफ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। और जो स्टेट लेवल का जो टाइगर जिन स्टेट्स में है वहां पे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाया जाता है, उस स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्षता करते हैं वहां के फॉरेस्ट मिनिस्टर, नहीं वहां के चीफ मिनिस्टर। इसको अपने नोट में ऐड करिए या कर लीजिएगा प्लीज, कि सेंटर के लेवल पे आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर है इंचार्ज, और स्टेट के लेवल पे आपका चीफ मिनिस्टर है इंचार्ज ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। ये बहुत उत्तम क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के लिए, सारी जनता इसमें तुक्का मारेगी, ठीक है। प्लीज इंक्लूड दिस इन योर नोट्स माय फ्रेंड्स। कितने लोगों ने ये सही किया? हम लिखवाए थे, आई एम श्योर। नेहा आप देखो जाके, अमेंडमेंट मैंने लिखवाया है, आई कैन अश्योर यू, अनुपम गुड, हाफ राइट, ठीक है ठीक है। नेहा आप जाके एक बार देखिए, हम आपको अमेंडमेंट के अंदर लिखा है एनटीसीए केम इनटू बीइंग, हमको वो शब्द भी याद है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006-7, एनटीसीए केम इनटू बीइंग, हम आपको क्लास में लिखवाए थे, अमेंडमेंट लिखवाए थे गाइस। मैं हो ही नहीं सकता कि मैं आपको बोलूंगा 1972 में आया था, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, वो पाप हो जाएगा, आपके करियर का पाप मैं नहीं लूंगा भाई, मैं आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये बताओ, नॉट अ साइट फॉर इन सीटू, इजी है ये तो। अगेन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू वाले स्टूडेंट्स जो पूछ रहे थे,
अनदर पीवाईक्यू। नॉट अ साइट फॉर इन सीटू, मतलब हमें एक्स सीटू ढूंढने बोला गया है, मतलब एक्स सिचुएशन और आउटसाइड द सिचुएशन, बायोस्फीयर रिजर्व इन द सिचुएशन, करेक्ट। बोटेनिकल गार्डन बाहर में ले जाके कुछ कर रहे हो आप, जू का इक्विवेलेंट होता है बोटेनिकल गार्डन, इनकरेक्ट। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने इन सीटू है, टू ओनली, ठीक है। एक्स सीटू का मतलब क्या होगा, आउटसाइड द सिचुएशन या आउटसाइड द एरिया। नेक्स्ट, ये भी पीवाईक्यू है। गाइस एक बात देखो, आपको इतना तो पता है कि बी फॉर श्योर पॉलिनेट करता है, आपको डाउट किसमें होगा, बर्ड और बैट में। बर्ड आपने देखा ही है कि दे आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हां दे गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट टू प्लांट। जब बी और बर्ड है 2 एंड 3 है, कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, कॉमन सेंस लगाओ। आपने बी का तो देखा है पॉलिनेट करता है, भंवरा जाए फूल से फूल, गाना हमको बचपन से सुनाते आए वो, हाँ? और बर्ड आप जानते हो भाई कि नेक्टार के लिए जाता ही है वो, तो हो गया ना। जब बर्ड जाएगा उसके पैर में वो सारा लग जाएगा, पॉलन ग्रेन्स, हो गया पॉलिनेशन। जब 2 और 3 जा रहे हैं तो बैट को तो ऑब्वियसली जाना है, अगर नहीं भी पता हो आपको तो, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, एकदम आपको आंसर पता है फ्रेंड्स, ऑल यू नीड टू डू इज थोड़ा सा, चलो मुझे बताइए असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। लेट्स सी, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप जैसे बोल रहे होंगे तो मैं। सबसे पहले आएगा सेल्स, उसके बाद आएगा टिश्यू, ओके, उसके बाद आएगा ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। सेल्स 5, टिश्यू 2, 5 2 1 3 कौन सा? गुड, लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ भाई, मैच द फॉलोइंग बताओ, अब तो आसान लगेगा आपको। हर दिन हम ऐसे करेंगे गाइस, अब से गोइंग फॉरवर्ड 10 एमसीक्यूज डेली मारेंगे। कितने दिन बचे आपके? आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 1 2 3 4 5 6 60 सवाल, ठीक है। 20 भी करते तो 100 तो हो जाएंगे आपके। इकोटोन, इकोक्लाइन, करेक्ट। बताइए, ये ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का सवाल है। ज्योग्राफी नहीं पता होगा तो सवाल जवाब नहीं दे पाओगे आप, पता होना चाहिए। टंडरा होगा? नहीं विशाल भाई, सोचो। टुंड्रा रीजन हमने बहुत लिखा है, कुछ नहीं होता है उधर, एकदम खालीपन है, सूना सूना लगे उधर। टाइगा है, रिच एरिया, कॉनिफेरस है वहां पे, 29% ऑफ अर्थ फॉरेस्ट मिलेगा आपको टाइगा में, ठीक है। चलिए, आई थिंक दिस वाज इट, 16 ही क्वेश्चन थे आपके लिए। हाँ चलो, आज के लिए हम यही रैप करेंगे।